नमस्कार बच्चों, मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार। सफ़र पर साथ चलने से पहले बच्चों सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, जो यकीनन आएगी ही, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान पर सबका हक होता है। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ करते हैं चैप्टर नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर कौन? हिटलर कौन था? ये हिटलर क्या सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर डिक्टेटर था हिटलर? नहीं, जर्मनी का मसीहा था हिटलर। क्या वो जिसने यूरोप को दिखा दिया कि जर्मनी के साथ आपने बहुत गलत किया, एंड सो यू मेस्ड विद द रॉन्ग मैन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1? या वो जिसके सुसाइड के बाद भी, जर्मनी के हार जाने के बाद भी, कहीं फिर से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो एक और हिटलर को जन्म दे, ऐसा डर पूरी दुनिया में कायम रहा हो। सर, कितना सॉलिड इंट्रोडक्शन है हिटलर का। हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की, एक नाम जो दुनिया के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे टेरिफाइंग, दो इंस्पिरेशनल टू और सबसे पावरफुल तरीके से लिखा गया है। नाम है अडोल्फ हिटलर। बच्चों, ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। चंद लाइनों से शुरू करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने, क्योंकि हम इस पे चर्चा भी करेंगे। जंग जीतने वालों को ही तारीफ मिलती है, लेकिन इंसानियत हार जाए तो सबको तकलीफ। इतिहास सिर्फ राजा महाराजा की कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि गलतियां ना दोहराएं हम कहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, शुक्रिया बच्चों। क्या कोई इसका मतलब बताना चाहेगा? सर, इसका मतलब है कि जंग जीतने से कोई महान नहीं बन जाता। अगर इंसानियत हार जाए तो जीत भी बेकार हो जाती है। बहुत खूब सर, इतिहास हमें सिर्फ किंग और एम्पायर की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये बताता है कि इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ी गलतियाँ कब और कहाँ हुई थी। बिल्कुल सही बच्चों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई ऐसा नेता आए जो एक पूरी कौम, मतलब कम्युनिटी को दुश्मन बताकर लोगों का दिमाग बदल दे, तो क्या क्या हो सकता है? सर, लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे और फिर वो दुश्मनी सच लगने लगेगी, जिससे तो बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही बेटा। इसी वजह से हमें नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी के लोगों को एक ऐसी सोच में बांध दिया जिसमें जीत ज़रूरी तो थी, लेकिन इंसानियत हार गई। में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के सफ़र पर साथ में चलने वाले हैं बच्चों। चैप्टर का नाम जैसा आपने सुना, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग, चेतावनी भी है कि जब सोसाइटी अंधाधुंध किसी लीडर के पीछे चली जाती है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तबाही? आई लव तबाही सर। हाँ सर, सारे टीचर इसकी तबाही से परेशान रहते हैं और क्लास में हम भी। बच्चों, ये वाली तबाही नहीं, ऐसी तबाही जहाँ पूरी कंट्री एक जंग में, इनफैक्ट पूरी दुनिया उसकी वजह से आपस में जंग में इन्वॉल्व हो जाए, और तबाही, डिस्ट्रक्शन ऐसी हो कि पूरी की पूरी दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, लाखों लोग मारे जाएं, लोगों के पास खाने, रहने, कमाने को भी ना बचे, फैमिली के मैक्सिमम लोग तितर बितर हो जाएं। कल का सवेरा हम देखेंगे भी या नहीं, अगले पल कहीं कोई हमें मार न डाले, ऐसे ख्याल, इस प्रकार की तबाही, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सर, ये तो बहुत वॉयलेंट सिचुएशन हुई। हाँ बेटा, और ऐसी ही कुछ हमारी दुनिया ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में देखा भी है, जिसमें हिटलर दोनों का पार्ट भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही फेस्ड द हीट, एंड सेकेंड में ही मेड द वर्ल्ड टू फेस द हीट। ओह, तो सर हिटलर के बारे में ही हम सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। नॉट सिर्फ हिटलर बेटा,
इस चैप्टर में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। उनका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार होगा जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के जर्मनी के बारे में, कैसे जर्मनी हार गया, ट्रीटी ऑफ वर्साले ने उसकी कमर जो तोड़ दी थी, वेमार रिपब्लिक, जर्मनी का नया डेमोक्रेसी सिस्टम, हिटलर का उदय, द राइज ऑफ हिटलर, नाजी आइडियोलॉजी मतलब नाजिज्म की सोच, रोल ऑफ यूथ एंड एजुकेशन मतलब बच्चों का कैसे ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें यूनिफॉर्म दी गई, ओथ दिलवाए गए और कैसे हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कराया गया, वुमेन इन नाजी जर्मनी, कैसे उनका काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना ही नहीं बल्कि घर को किस ढंग से संभालना है वहाँ तक लिमिटेड कर दिया गया, प्रोपागेंडा और टेरर, पोस्टर्स, कार्टून्स, रैलीज और फियर का इस्तेमाल करके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और होलोकास्ट, कैसे ज्यूज और बाकी अनडिज़ायरेबल लोगों का मास मर्डर हुआ, जेनोसाइड हुआ। सर मतलब ये चैप्टर सिर्फ हिटलर की कहानी नहीं है बल्कि पूरी जर्मनी की विथ अ फ्यूचर वार्निंग के लिए भी है। बिल्कुल सही समझा बेटा आपने। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम हेट और स्टीरियोटाइप्स मतलब गलत धारणाएं को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी दोनों ही खतरे में पड़ जाता है। बच्चों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो उससे सीखते नहीं। इसलिए बच्चों हमेशा सवाल करो, समझो और इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। जरूर सर। बचपन तो खिलौने और खेलों का होता है, पर सोचो जब एक 11 साल का बच्चा मौत और डर के साये में जीता हो तब वो बचपन नहीं एक जिंदा जख्म बन जाता है। बच्चों, आज मैं आपको एक छोटे से जर्मन लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम था हेलमत। आपके सामने स्क्रीन पर भी है। ये कहानी है 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था। सर 11 साल का लड़का, उसके साथ क्या हुआ था? हेलमत रात को अपने बिस्तर पर था जब उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी। पापा जो एक डॉक्टर फिजिशियन थे मम्मी से कह रहे थे, क्या अब वो वक्त आ गया है जब मैं अपनी फैमिली को ख़त्म कर दूं या मैं सिर्फ अपनी जान ले लूं? सर उनके पापा ऐसा क्यों सोच रहे थे? वो बहुत घबराए हुए थे बेटा। उन्हें डर था कि अब अलाइज, वो देश जो हिटलर के खिलाफ लड़े थे, उनसे वही जुल्म करेंगे जो उन्होंने ज्यूज और डिसेबल्ड लोगों के साथ किया था। मतलब डर का फियर ऑफ रिवेंज उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। सर उसके पापा ने फिर क्या किया? अगले दिन वो अपनी फैमिली को पास के जंगल ले गए। दोनों ने एक साथ पुराने बचपन के गीत गाए जैसे वो उनका आखिरी खुशनुमा पल था। उसके बाद घर लौटे और अपने रूम में जाकर ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी जान ले ली। ओह नहीं! और हेलमत सर? हेलमत ने अपने पापा का खून से भरा यूनिफॉर्म फायर प्लेस में जलता हुआ देखा। बच्चों ये सीन इतना ट्रॉमेटिक और हिला देने वाला था कि उसने 9 सालों तक घर का खाना भी नहीं खाया। उसे लगता था मम्मी उसे भी पॉइजन कर देगी, जहर खिला देगी। कितना गलत हुआ सर उस हेलमत के साथ। बेटा ये तो एक हेलमत की कहानी यहाँ पर हमने सुनी। सोचो उस दौर में ऐसे कितने हेलमट्स की फैमिलीज ने ऐसा किया होगा। युद्ध सिर्फ मैदान में लोगों को नहीं मारता, वो बचपन, मासूमियत और पूरी ज़िंदगी को जहर बना देता है। वेरी ट्रू सर, वी कैन फील इट। बच्चों अब हम समझेंगे कि नाजिज़्म क्या था और क्यों लोग जैसे हेलमत के पापा इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सर पर हेलमत के पापा ही हिटलर के सपोर्टर थे, फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली को मारने का सोचा, ये क्यों? हाँ बेटा, हेलमत को शायद पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उसके पापा एक नाजी सपोर्टर थे और हिटलर के आइडियाज़ में बिलीव करते थे। सर नाजिज़्म सिर्फ हिटलर के एक्शंस को फॉलो करने को कहते थे या ये कुछ और था? नाजिज़्म
सिर्फ आइसोलेटेड अलग एक्ट्स को नहीं कहते थे बच्चों, ये एक सिस्टम था, व्यवस्था थी, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया जो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को डिफाइन करता था। इस सिस्टम के हिस्से में आता था ज्यूज और अदर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट्रेड, नफरत फैलाना, जर्मनी को माइटी पावर, बहुत ही शक्तिशाली देश बनाना, पूरे यूरोप पर डोमिनेशन का एम्बिशन, मकसद को पूरा करना। सर, फिर हेलमट के पापा को डर कैसा था? बच्चों, बात अभी तक हो रही है जब जर्मनी 1945 में अलाइज के सामने सरेंडर करके हार चुका है। लोगों को लगता था कि नाजी लोगों के साथ जो जुल्म अट्रॉसिटीज़ किए थे उनसे अब सेम उसी तरीके से या उससे भी भयानक तरीक़ों से बदला लिया जाएगा। इसी वजह से हिटलर और उसके प्रोपागेंडा मिनिस्टर गॉबल्स, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट गॉबल्स और सेंटर में हिटलर हैं, ने भी अप्रैल 1945 में बर्लिन बंकर में एक साथ सुसाइड कर लिया था। सर, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ये वो एक्शंस हैं जो इंसानियत के खिलाफ किए जाते थे, जैसे मास किलिंग्स, मास मर्डर, जेनोसाइड, एक कम्युनिटी को सिस्टमैटिकली मारना और सिविलियंस के साथ टॉर्चर, उनको बहुत तनाव और पीड़ा देना। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ ताकि नाजी वॉर क्रिमिनल्स को जस्टिस मिले। सर, मतलब ये पूरा सिस्टम और एक्शंस एक ही वजह से इतना खतरनाक हो गए? बिल्कुल। जब पावर और हेट्रेड का सिस्टमैटिक यूज़ हो और मॉरलिटी को इग्नोर किया जाए, तब वो सोसाइटी और लोगों के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाती है। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट नहीं दिखाती बच्चों, ये एक वार्निंग है कि अगर हम इंसानियत और मोरालिटी को भूल गए तो क्या नतीजा हो सकता है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने क्या किया और क्यों दुनिया ने इनके क्राइम्स के लिए इतना इंटेंस एक्शन लिया। स्क्रीन पर बच्चों आप एलाइज के रूप में यूके मतलब इंग्लैंड एंड फ्रांस को आप ब्लू बॉक्स में देख पा रहे होंगे। इन 1941 दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर, जिसको कि हम अभी रशिया के रूप में जानते हैं, ये ही मिलकर लड़े थे अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स, दैट इज हिटलर एज जर्मनी और उनके सहयोगी इटली एंड जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सर, मैंने सुना है ज्यूज और कुछ और ग्रुप्स के साथ बहुत बुरा हुआ था, क्या ये सच है? हाँ बेटा, जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर, सिस्टमैटिक मास किलिंग्स चलाई थी। इसमें इनोसेंट सिविलियंस मार दिए गए। जरा नंबर्स आप ध्यान से देखो। 6 मिलियन ज्यूज मतलब 60 लाख, 60 लाख ज्यूज, 10-20 इंसान नहीं बच्चों, 60 लाख ज्यूइश पीपल। 2 लाख जिप्सीज, रोमा कम्युनिटी। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पॉलिश सिविलियन, जिन्हें हम पोल्स भी कहते हैं। 70,000 हिटलर के अपने जर्मन्स जो मेंटली या फिजिकल डिसेबल्ड थे, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ थे, हिटलर ने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी नहीं छोड़ा। और बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मतलब हर वो इंसान जो हिटलर की पॉलिटिकल राह में अड़ंगा था, उनके अगेंस्ट था, उनको भी हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया। सर, ये लोग कैसे मार दिए गए? बच्चों, नाजीज ने एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कभी ना पहले देखा गया वाले मेथड्स को इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे मुख्य था गैसिंग। गैसिंग? हाँ बेटा, गैस के चेम्बर्स में पॉइजनस गैस से लोगों को मार देने को गैसिंग कहते थे। सबसे फेमस किलिंग सेंटर्स थे ऑस्विच, ट्रेबलिंका, जहाँ लोगों को गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। सर, फिर इन क्रिमिनल्स का क्या हुआ? न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, एक इंटरनेशनल कोर्ट सेटअप किया गया बच्चों। सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को डेथ सेंटेंस मिली, बाकी बहुत लोग लाइफ इम्प्रिजन में गए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट? हाँ बच्चों, ज़िंदगी भर जिनको जेल दे दी जाती है उनको। लेकिन बच्चों, पनिशमेंट उनके क्राइम्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ही कम थी। सर, उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा किया, फिर भी केवल 11 लोगों को ही जेल? ऐसा क्यों? सबको क्यों नहीं मिली डेथ पेनल्टी? अलाइज चाहते थे कि जर्मन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे हार्श मेजर्स ना लागू किए जाए। लोगों ने समझा बच्चों कि नाजी जर्मनी के राइज का एक रीज़न
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन के पेनफुल एक्सपीरियंस की वजह से ही हुआ था। सर, क्या वो एक्सपीरियंस था इकोनॉमी का कोलैप्स और ह्यूमिलिएशन? बिल्कुल बेटा, जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था और ट्रीटी ऑफ वर्साइले ने जर्मनी को नेशनल ह्यूमिलिएशन, देश की शान को चोट पहुंचाने का काम किया था। ये सब फैक्टर्स ने मिलके नाजी के राइज के लिए फर्टाइल ग्राउंड मतलब आसान माहौल बनाया। हिस्ट्री बच्चों एक मिरर जैसी होती है जो हमसे कहती है अगर इनजस्टिस और हेट्रेड को इग्नोर किया तो ट्रेजेडी रिपीट हो सकती है, और वो सिचुएशन ले आती जो कि फिर कोई हिटलर कहीं आवाज़ उठाए और कहीं इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो मनमानी करने लगे और दुनिया को उसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाए। बच्चों, अब हम बात करेंगे वेमार रिपब्लिक की, जो जर्मनी की पहली मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। सर, पहले जर्मनी कैसी थी? जर्मनी एक बहुत पावरफुल एम्पायर, शक्तिशाली राज्य अर्ली 20th सेंचुरी तक था। वर्ल्ड वॉर वन 1914 to 1918 के दौरान जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ मिली और अलाइज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनिशियली तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा भी कर लिया था। सर, फिर क्या जर्मनी बाद में हार गई? हाँ बेटा, जब यूएस 1917 में वॉर में एंटर हो गया, अलाइज की ताकत बहुत बढ़ गई और जर्मनी को नवंबर 1918 में हार का सामना करना पड़ा। एम्परर को एब्डिकेट होना पड़ा, मतलब ताज से हटा देने को एब्डिकेट होना कहते हैं, और यही एक चांस था कि पार्लियामेंट्री पार्टीज नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना पाती। और फिर वेमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। हाँ बेटा, चूँकि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मौका मिला था गवर्नमेंट बनाने का, तो अब यहाँ पे जो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी उसका नाम था वेमार रिपब्लिक। जैसे बेटा नेशनल असेंबली वेमार में मिली और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर के साथ अब रिक्सटैग पार्लियामेंट में डेप्यूटीज़ को इक्वल और यूनिवर्सल वोट से इलेक्ट किया जाने लगा। खास बात, वुमेन को भी इंक्लूड किया गया था। पर सर, लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आया? बच्चों, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन में हार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइले एक्सेप्ट की, जो एक बहुत हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। सिर्फ कहने के लिए ही ये पीस ट्रीटी थी, पर थी बहुत ह्यूमिलिएटिंग। जो आप स्क्रीन पर फिगर 2 में देख सकते हैं, जर्मनी ने अपनी सारी की सारी ओवरसीज कॉलोनी खो दिए, मतलब जो भी उनकी कॉलोनी जर्मनी के बाहर थी सारी की सारी। 10% पॉपुलेशन और 13% अपनी इनलैंड टेरिटरीज को भी लूज कर दिया। 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुवेनिया को देना पड़ा। डी मिलिटराइजेशन किया गया, मतलब आर्मी को ना के बराबर कम कर दिया गया। वॉर गिल्ट क्लॉज के अंडर जर्मनी को पूरा ब्लेम और 6 बिलियन पाउंड्स का कंपनसेशन भी देना पड़ा। बच्चों, ये मिलियन नहीं है, बिलियन है, वो भी उस जमाने में, वो भी उस कंट्री को जो कि युद्ध में हार चुकी है। रिसोर्स रिच राइनलैंड अलाइज के अंडर 1920s तक के लिए चला गया, और ये सारी कंडीशंस जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाली वेमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्साइले में एक्सेप्ट और साइन किया था। मतलब लोगों को लगा कि ये वेमर रिपब्लिक ने हार से बड़ी हार एक्सेप्ट कर ली है सर, अब उनकी ज़िंदगी बहुत वर्स्ट हो जाएगी। सर, सबने वेमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया होगा फिर तो? बिल्कुल सही बच्चों, हर जर्मन सिटीजन ने न्यू रिपब्लिक मतलब वेमर रिपब्लिक या वेमार रिपब्लिक को ही ब्लेम किया, वॉर लॉस और वर्साइले के डिस्ग्रेस, शर्म के लिए। चूँकि ये ट्रीटी नवंबर में साइन हुई थी, लोग इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी बुलाने लगे। इस वजह से डेमोक्रेसी वीक और अनस्टेबल हो गई और लोग एक्सट्रीम लीडर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, जैसे कि बताओ बच्चों, हिटलर। हिटलर, वेरी ट्रू बेटा। जब इंसान या कोई भी एसोसिएशन अपनी शान और इज्जत खो देती है बच्चों, तो हर नई डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हो जाती है। यही लेसन है हमें वेमार रिपब्लिक की हिस्ट्री से सीखने के लिए इस सेक्शन में बच्चों अब हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर वन का यूरोप और जर्मनी पर इसका क्या असर पड़ा।
वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मैदान पर नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से और फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से बहुत डिवास्टेटिंग, मतलब डिस्ट्रॉय कर देने वाला था। सर, इसका मतलब यूरोप के लोग पैसों के लिए बड़ी प्रॉब्लम में आ गए होंगे? एग्जैक्टली बच्चे। पहले यूरोप के एक कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स कहा जाता था जो दुनिया को उधार देता था, लेकिन अब कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स, जिन्हें उधार लेना पड़ रहा हो, बन गया था। और जो वेमर रिपब्लिक अभी नई नई बनी थी, उसे ओल्ड एम्पायर के सिंस, मतलब पाप जैसी गलतियों का बोझ उठाना पड़ रहा था। सर, वेमार रिपब्लिक से नाराज़गी तो हम समझ गए, पर उनको सपोर्ट करने वाले लोगों से भी प्रॉब्लम थी। हाँ बच्चों, क्योंकि वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, और ये कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स में अटैक का टारगेट बन गए। उन्हें भी नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से मॉक किया जाने लगा, मतलब बुरे मजाक के रूप में बुलाया जाने लगा था। सर, सोल्जर्स और पॉलिटिक्स का भी कुछ इम्पैक्ट था ना? बिल्कुल बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर गहरा इम्प्रेशन, मतलब छाप छोड़ा था। सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर रखा गया, और पॉलिटिशियंस ने लोगों को बोला कि मेन को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया, बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जबकि सच्चाई ये थी कि सोल्जर्स चूहों के साथ ट्रैप होकर रहते थे। कॉप्सेस के पास, मतलब लाशों के पास उनको रहना पड़ता था। पॉइजनस गैस और एनिमी शेलिंग के बीचों बीच ये जी रहे थे। न सही समय पर दवाई मिलती थी, न टाइम पर खाना। सांस भी बहुत पॉल्यूटेड और हार्मफुल गैसेस के बीच में लेनी पड़ती थी, और कई तो ये सिचुएशन घायल अवस्था में फेस करते थे। सर, तो पब्लिक को दिखाया गई इमेजेस और रियलिटी में बहुत डिफरेंस था। करेक्ट बेटा। वॉर प्रोपागेंडा और नेशनल ऑनर को सेंटर स्टेज पर रखा गया, और लोग कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स के सपोर्ट में आने लगे। डेमोक्रेसी भी यंग और फ्रेजाइल, कमज़ोर और नई आइडिया की थी, और इंटर वॉर यूरोप के इंस्टेबिलिटी ने डेमोक्रेसी को सरवाइव करने ही नहीं दिया। लोगों को लगने लगा था एक मजबूत लीडर ही उनके लिए सही कर सकता था। डेमोक्रेसी से अच्छा तो पहले राजा का राज्य ही था। जब पैसा और पावर दोनों खत्म हो जाएं, तब रेडिकल एक्सट्रीम आइडियाज़ ज़िंदगी को घेर लेते हैं, और एक देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों ही हिल जाते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि वेमार रिपब्लिक के अर्ली ईयर्स में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट था। सर, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन बेटा। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियाज़ को कहते हैं, मतलब लोग या ग्रुप्स ऐसे सॉल्यूशंस चाहते हों जो क्विक, एक्सट्रीम और टोटल चेंज ला सकें। जर्मनी में 1918 टू 1919 में यही हो रहा था, जैसे रशिया का बोल्शेविक रेवोल्यूशन अपने चैप्टर 2 में आपने समझा था। सर, कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व थे? बच्चों, एक मेजर ग्रुप था स्पार्टसिस्ट लीग। आप फिगर 3 में देख पा रहे होंगे। सोल्जर्स और वर्कर्स ने सोवियट्स वर्कर्स काउंसिल्स बनाए और बर्लिन के स्ट्रीट्स को अपना बेस बना लिया। पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस कॉमन हो गए। आप देखिए, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स ने वेमार में मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई। वेमार रिपब्लिक ने अपराइजिंग को फ्री कॉप्स, वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्रश किया। बाद में बचे हुए स्पार्टसिस्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। सर, इसका इफेक्ट हिटलर के राइज पर क्या हुआ? बच्चों, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच दुश्मनी हो गई, और दोनों आपस में ही लड़ते रह गए। वे हिटलर के खिलाफ एक साथ एक्शन नहीं ले पाए। रेवोल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट दोनों रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, मतलब रूट्स से निकाला गया सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 की। आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 लार्जली लोन्स उधार पर लड़ी थी, और वॉर रिपरेशंस, मतलब भरपाई पे करने के लिए परेशान थे, और उन्हें पे करना पड़ रहा था गोल्ड के रूप में। सर, इससे क्या प्रॉब्लम हुई? बच्चों, आपको पता है ना, किसी भी कंट्री गोल्ड रिजर्व पे ही टिकी होती है।
यहाँ भरपाई की वजह से गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए और रिसोर्सेज स्केर्स हो गए थे। जर्मनी ने 1923 में पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया और नतीजा ये हुआ कि फ्रांस ने इनके बहुत बड़े और कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रियल एरिया रुर को ऑक्यूपाई कर लिया एंड स्टार्टेड टेकिंग ऑल द कोल। जर्मनी ने जवाब पैसिव रेजिस्टेंस से दिया, मतलब लॉज डिसोबे करने के लिए इन्होंने नॉन वायलेंट तरीका तो इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी प्रिंट कर दी। रिजल्ट क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत तेज़ इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा फिनोमिनली हाई हो जाते हैं। बच्चों, जब किसी देश में अचानक से इतनी ज़्यादा पेपर करेंसी सर्कुलेट हो जाती है तो वैल्यू ऑफ द करेंसी कम हो जाती है। फिर जो सामान आप ₹10 में ख़रीद रहे होते हैं, अब उसके लिए ₹100 भी देना हो सकता है। सर, ये प्रोसेस थोड़ा और समझा देंगे प्लीज़? श्योर बेटा। जब गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी आ जाती है, करेक्ट? हाँ सर। मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज की तो सप्लाई नहीं बढ़ती, राइट? रिजल्ट क्या होगा? जर्मनी के सिचुएशन से समझते हुए देखते हैं। हर एक मार्क की वैल्यू कम हो गई। सिंपल। एक मार्क से पहले जितना खरीदा जा सकता था, अब उससे कम खरीदा जा सकता था, करेक्ट? हाँ सर। जब हर चीज़ के लिए लोग ज़्यादा पैसे देने लगते हैं, प्राइसेस, माल के दाम फिर कंटिन्यूसली बढ़ने भी लग जाएंगे। ये भी सही बात है सर। एग्जाम्पल, अगर पहले एक लोफ ऑफ ब्रेड को 1 मार्क में आप खरीदते थे, चूँकि सप्लाई नहीं बढ़ी और करेंसी मार्केट में ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है, तो अब 100 मार्क्स भी डिमांड किए जा सकते हैं और लोग देंगे भी, करेक्ट सर? और अगर ये प्रोसेस बहुत रैपिड और अनकंट्रोलेबल फॉर्म में हो जाए तो इससे शुरू होता है हाइपर इन्फ्लेशन। प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, लोगों के पास जो पैसा है उसकी बाइंग पावर ज़ीरो के बराबर तक डाउन चली जाती है। जर्मनी का एग्जाम्पल है बच्चों, 1923 में आपके स्क्रीन पर $1 हो गया था 4.2 ट्रिलियन मार्क्स तक। आप सोचो बच्चों, $1 कितना हो गया? मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, 4.2 ट्रिलियन, सिर्फ $1 के बराबर। माय गॉड सर, इतना ज़्यादा नंबर्स देखो बच्चों। अप्रैल 1 $1 24,000 मार्क्स के बराबर पहुंच चुका था। जुलाई में वही $3,53,000, मतलब 2 महीने में 24,000 से 3,53,000। और आप देखो, सिर्फ 1 महीने बाद अगस्त में 46,21,000 तक पहुंच गया। इतना ही नहीं बच्चों, दिसंबर आते आते 98,860,000, मतलब 9,88,60,000 मार्क्स। और फिर ये फिगर तो ट्रिलियन पार करने लगा। मतलब लोग गाड़ी भरकर पैसे ले जाते थे एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। हाँ बेटा, आप फिगर 4 में देख सकते हैं बच्चों। ये इमेज वर्ल्ड वाइड सिंपैथी का रीज़न भी बनी। इवेंचुअली अमेरिकन ने इंटरवेन किया इसको देखने के बाद और डावेस प्लान लाए, जिससे रिपरेशन मतलब भरपाई के टर्म्स इजी हो पाए। बच्चों, अब हम बात करेंगे 1929 टू 1932 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, जिससे जर्मनी और पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई। सर, डावेस प्लान के बाद तो जर्मनी में स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे हो गया? श्योर बेटा, स्टेबिलिटी जो आई थी, लेकिन जैसे रेत के ऊपर बनी हुई इमारत कुछ समय बाद गिर ही जाती है, वैसे इस स्टेबिलिटी की नींव भी बिल्ट ऑन सैंड ही थी, मतलब बहुत कमज़ोर फाउंडेशन थी। जर्मनी का इंडस्ट्रियल रिकवरी और इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली यूएसए के शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड कर रहा था, जिससे जर्मनी में पैसे की सप्लाई हो पा रही थी। फिर प्रॉब्लम कैसे हुई सर? बताता हूँ बच्चों। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। इट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए। लोग पैनिक में आ गए और एक दिन में घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट मतलब अपना सारा पैसा निकाल लेने के लिए
13 मिलियन शेयर्स सेल कर दिए एक ही दिन में, और इसी से स्टार्ट हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अच्छा, पर सर इससे जर्मनी को कैसे इफेक्ट हुआ? बच्चों, जर्मनी वर्स्ट हिट था। अब यूएस ने उन्हें लोन्स देने से जो मना कर दिया, और जो रिपेमेंट बाकी थी उस पर स्ट्रिक्टली रिपेमेंट्स को डिमांड करने लगा। प्लस 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर गई, जितनी कभी 1929 में हुआ करती थी। मतलब फिर से सालों जर्मनी पीछे चला गया। 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। स्ट्रीट्स पर लोग बोर्ड लगाकर बैठने लगे, प्लाकार्ड्स लगाकर बैठने लगे, उस पर लिखा रहता था विलिंग टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को हम कर लेंगे, बस कुछ पैसे उनको मिल जाएं। और बच्चों, इसमें अच्छे घर के लोग भी शामिल थे। यूथ्स काम ना होने की वजह से या तो कार्ड्स मतलब पत्ते खेलते, या स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे बैठे रहते, या एम्प्लॉयमेंट क्यूज में जाकर घंटों लाइन लगाकर खड़े होते। यही एक वजह थी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और डिस्पेयर मतलब लॉस ऑफ होप आम होने लगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी। सर, तब तो सिर्फ मोस्टली वर्कर्स ही नहीं बल्कि और भी सेगमेंट्स के लोग भी सफ़र कर रहे होंगे। बिल्कुल बेटा, मिडिल क्लास और पेंशनर्स का सेविंग्स नील जैसा हो गया। करेंसी के कोलैप्स हो जाने से स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटेलर्स का बिजनेस तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फार्मर्स को शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेस करना पड़ा। वुमेन जब बच्चों को दूध और फूड भी नहीं दे पा रही थी तो उनका डिस्पेयर मतलब लॉस ऑफ होप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फियर ऑफ प्रोलिटराइजेशन भी स्प्रेड हुआ। मतलब मिडिल क्लास का फियर कि उनकी हालत बहुत जल्द लेबर वाली वर्किंग क्लास या कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड ना बन जाए। सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन का क्या हाल था? वेमर रिपब्लिक फ्रेजाइल थी बच्चों। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से मेजॉरिटी अचीव करना इम्पॉसिबल था। सर, ये सिस्टम भी डिटेल में समझा देंगे ज़रूर बेटा। इस सिस्टम में वोट्स का प्रोपोर्शन डायरेक्टली सीट्स में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर पार्टी ए ने 30% वोट्स लिए, उसके बाद पार्लियामेंट के लगभग 30% सीट्स होंगी। 30% अगर वोट्स ले लिए हैं तो 30% सीट्स भी होंगी। जैसा हम इंडिया या मैक्सिमम कंट्रीज़ में देखते हैं, विनर टेक्स ऑल, मतलब जो जीता है सब उसी का, वैसा वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट्स वाली पार्टी अकेले रूल करे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वोट्स हर पार्टी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो कोई भी पार्टी इजीली 51% सीट्स ले ही नहीं पाती थी। ओह, समझ गई सर। और जब कोई पार्टी सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी नहीं ले पाती तो 2-3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती, और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते थे कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पर मतलब सबको थोड़ा थोड़ा पावर मिलेगा, एक ही पार्टी पूरी तरह से रूल नहीं कर पाएगी। सर, तब तो सरकार कोई भी फैसला आसानी से नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, और यही बड़ी समस्या के रूप में भी उनके सामने आया बच्चों। उनके लिए भी सब टेस्ट एंड ट्रायल जैसा उस समय चल रहा था, तो सारी स्ट्रेटजीज एक्सपेरिमेंट जैसी हो रही थी और वो भी अनसक्सेसफुल। वाह, क्या समझाया है सर, थैंक्स बेटा। कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो समझो चैप्टर विल बिकम सुपर इजी। यस सर। तो हम बात कर रहे थे वेमर रिपब्लिक के फ्रेजाइल, डेलिकेट, कमज़ोर होने की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से मेजॉरिटी अचीव करना इम्पॉसिबल था। अब आर्टिकल 48 के अंडर प्रेसिडेंट इमरजेंसी रूल और सिविल राइट्स सस्पेंड कर सकते थे, और इसकी वजह से इसका इतना लिबरल मतलब जब देखो तब इस्तेमाल किया गया कि वेमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स सिर्फ 14 साल में देखे। एवरेज 239 दिन ही एक कैबिनेट का एवरेज हो पाया, मतलब एक साल भी कोई कैबिनेट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। सर, इसका मतलब लोग डेमोक्रेसी में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे क्या? एग्जैक्टली बेटा। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि वो सॉल्यूशंस ऑफर नहीं कर पा रहे थे। लोग देख रहे थे जिस पार्लियामेंट की अपनी ही कैबिनेट स्टेबल ना हो, इतनी बार चेंज हो रही हो, वो उन्हें क्या स्टेबिलिटी देंगे। इस इनस्टेबिलिटी ने उनके मन में
ये धारणा ला दी कि राजा का राज इससे ज़्यादा बेटर और मोर स्टेबल था और कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर कहीं से आ जाए ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत की जगह बनने लगी और एक्सट्रीम लीडर जैसे हिटलर के राइज को फर्टाइल ग्राउंड्स मिला। बच्चों, किसी ने खूब कहा है, जब एक इंसान की आवाज़ और जुनून लोगों के दर्द को छू जाए तो वो सिर्फ लीडर नहीं एक सिंबल बन जाता है। और ऐसा ही कुछ समझेंगे कि कैसे हिटलर ने जर्मन्स को साथ किया और कैसे पावर में आए। सर, हिटलर का बैकग्राउंड क्या था? ज़रूर बेटा, हिटलर 1889 में 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। यूथ में पॉवर्टी, गरीबी इन्होंने बहुत देखी। वर्ल्ड वॉर 1 में इनरोल हुए, आर्मी में मैसेंजर, कॉर्पोरल तक बने और ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते। सर, लेकिन जर्मनी तो फिर भी हार गई थी ना? हाँ बेटा, जर्मनी की डिफीट इतनी बहादुरी के बाद भी और उससे भी ज़्यादा वर्साइली ट्रीटी ने लाखों जर्मन जैसे हिटलर को भी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस कर दिया, बहुत नाराज़ किया था। 1919 में उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और बाद में उसका कंट्रोल लेकर उसका नाम चेंज करके बना दिया नाजी पार्टी। सर, पावर कैसे लेने की कोशिश की? 1923 में बवारिया पर कब्जा और बर्लिन मार्च प्लान किया बच्चों, हालांकि फेल हुए, अरेस्ट होना पड़ा और ट्रेजन ट्रायल हुआ, देशद्रोह का इल्ज़ाम भी लगा, पर बाद में रिलीज़ हो गए। सर, इतना बड़ा क्राइम फिर रिलीज़ कैसे हो गए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है बेटा आपने। ये इसलिए हुआ कि उस वक्त के जजेस काफ़ी अपराइट विंग के प्रति सिंपैथी रखने वाले और नेशनलिस्ट की भावना को अप्रिशिएट करने वाले थे। राइट विंग के समर्थक कह लो। उनको लगता था कि हिटलर जैसे नेशनलिस्ट लोगों को पनिश करना बहुत ज़रूरी नहीं था। हिटलर ने कोर्ट में अपनी बातें सबको सुनाई और वेमर गवर्नमेंट को ब्लेम किया। उन्होंने कोर्ट को अपनी आवाज़ और देशभक्ति लोगों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया। लोग उनकी बातें सुन के बहुत इम्प्रेस भी हुए। कोर्ट ने भी सिंपैथी दिखाते हुए उन्हें उनके क्राइम के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 साल की जेल की सज़ा दी, जो काफ़ी कम थी, और वो भी 1 साल में ही एंड कर दी ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर एंड पॉलिटिकल प्रेशर। जेल से निकलते ही हिटलर का फेम और भी बढ़ गया और लोग सोचने लगे कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट है जो जर्मनी और जर्मन्स के लिए सोचता है। सर, फिर नाजी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई होगी, करेक्ट बच्चों, पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा ग्राउंड मिला 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद। बैंक्स कोलैप्स, बिजनेस बंद हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था, मिडिल क्लास बहुत ही इनसिक्योर थी। 1928 में जिस नाजी पार्टी के सिर्फ 2.6% वोट्स थे, वो आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1932 मतलब सिर्फ 3.5-4 सालों में 37% वोट्स तक पहुंच गए, जिसने नाजी पार्टी को बना दिया जर्मनी की सबसे लार्जेस्ट पार्टी। वाह सर, क्या कमाल का बंदा था। सर, इतने लोगों को हिटलर ने इम्प्रेस कैसे कर दिया? वो कैसी बातें करते थे? ज़रूर बच्चों, हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। उनकी शब्द और बात रखने का पैशन इतना ज़्यादा था जिससे लोग मूव हो जाया करते थे, जैसा वो कहते वैसा करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी स्पीचेस में वे कुछ ऐसे प्रॉमिस करते थे, जैसे प्रॉमिस 1, उन्होंने कहा कि देश को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, वर्साइले की नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस को ख़त्म करना होगा और जर्मनी की डिग्निटी को वो वापस लाएंगे। प्रॉमिस 2 रोजगार का था बच्चों, एम्प्लॉयमेंट का, कि यूथ के लिए सिक्योर फ्यूचर उनको वो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। और तीसरा, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को हटा देंगे और देश के अंदर चल रही कॉन्स्पिरेसीज को सिर्फ वो ख़त्म कर सकते हैं और कोई नहीं, तो पब्लिक आप उन पर विश्वास करो। और हिटलर की नाजी रैलीज और प्रोपागेंडा भी बहुत काम करता था। वो कैसे सर? हिटलर ने रिचुअल्स और स्पेक्टेकल, मतलब कुछ ऐसा जो देखने में बहुत बड़ा, इम्प्रेसिव या ड्रामेटिक लगे, इन बातों का इम्पोर्टेंस समझा और काम करना शुरू किया।
मैसिव रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स की फिगर 8 में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जिससे लोगों को लगता था कि कितने सारे लोग हिटलर को पसंद करते हैं, तो उन्हें भी करना चाहिए। रेड बैनर्स विद स्वास्तिका फिगर 8 में और नाजी सैल्यूट फिगर 7 में, मैं फिगर 7 में दिखाता हूं बच्चों आपको। सिंबल्स और गेस्चर्स से लोगों में आइडेंटिटी और लॉयल्टी का सेंस डेवलप किया, और हिटलर के फॉलोअर्स जब हिटलर को ऐसे हज़ारों के संख्या में ग्रीट करते, जैसा कि आप फिगर 7 में देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे, तो सबको लगता उन्हें भी करना चाहिए। इससे मास एडवर्टीजमेंट मिला हिटलर को। रिचुअलाइज्ड अपलॉज आफ्टर स्पीचेस, हर स्पीच के बाद उनके अपने लोगों द्वारा पहले से ही प्लान की हुई प्लान्ड क्लैपिंग और चीयरिंग से इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। सारी जनता में फिगर 9 में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कैसे स्ट्रेट कॉलम्स में बिल्कुल डिसिप्लिन फॉर्म में उनके रैलीज में यूनाइटेड हैं सारे के सारे लोग। इससे एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट भी फील होता था पब्लिक को, जिसे उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। यूनिटी और बिलोंगिंगनेस, ये सब मिला कि एक लोग एक कॉमन पर्पस और बिलोंगिंगनेस फील करते थे, जैसे वो सब एक ही मिशन के लिए एक साथ हैं, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने का मिशन। और इस प्रोपागेंडा को ऐसा खास असर हुआ कि हिटलर को लोग मसीहा, सेवियर, हीरो के रूप में देखने लगे। एक ऐसा लीडर जो लोगों को उनके डिस्ट्रेस, सारी तकलीफ़ों से रेस्क्यू करेगा। ये समझना इसलिए और भी आसान हुआ क्योंकि उस समय जर्मनी की डिग्निटी और प्राइड पूरी तरह टूट चुकी थी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में लोगों को होप और इमोशनल कनेक्ट चाहिए था। हिटलर ने ये परफेक्टली प्रोवाइड किया बच्चों अब हम समझेंगे कैसे हिटलर ने जर्मनी की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया और क्यों। हिटलर को इतनी बड़ी पावर कब मिली? बेटा 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफर की हिटलर को, जो जर्मनी की हाईएस्ट मिनिस्टीरियल पोस्ट होती है। अब नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स, मतलब कंजर्वेटिव्स भी अब नाजीज के गोल्स और एजेंडा के सपोर्टर बन गए थे। सर फिर क्या स्टेप लिया हिटलर ने? पावर मिलते ही हिटलर ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल करने स्टार्ट किए, मतलब आज़ाद ख्याल के सारे विचारों को कमज़ोर करने लगे ताकि जो वो चाहे वो ही समझा जाए, माना जाए। और तभी एक ही महीने में फरवरी 1933 में रिस्टैग मतलब पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई, जो उनके लिए एक अपने एक्शंस को सही साबित करने का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़, बहाना बन गया। फायर के तुरंत बाद फायर डिक्री 28 फरवरी 1933 को पास हुई, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस असेंबली को कभी वेमार रिपब्लिक ने जो ग्रांट किया था सस्पेंड कर दिया गया। कहने का मतलब बच्चों, फायर पार्लियामेंट में लगी जो एक बहुत बड़ी घटना थी, उस घटना के मद्देनज़र एक्शन के तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली जो कभी वेमार रिपब्लिक ने जर्मनी के लोगों को ग्रांट की थी, उसको हिटलर ने सस्पेंड कर दिया। कम्युनिस्ट टारगेट हुए और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजे गए। डसेल्डॉर्फ के 6,808 अरेस्ट फाइल्स में 1,440 कम्युनिस्ट थे। सर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है बेटा, हमेशा एग्ज़ाम में आता भी है। ये एक ऐसी जगह को कहते थे जहां लोगों को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के पकड़ के रखा जाता था। ये कैंप्स इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर के फेंसेस से घिरे होते थे ताकि लोग भाग ना सकें। मोस्टली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, माइनॉरिटीज़ और अनडिज़ायरेबल लोगों को आम पब्लिक से दूर रखने के लिए और उन्हें हिटलर के कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ रखा जाता था। सर सिर्फ कम्युनिस्ट ही टारगेट थे? नहीं बेटा, ये सिर्फ एक विक्टिम टाइप था। टोटल तो 52 टाइप्स के विक्टिम्स पूरे जर्मनी में परसिक्यूट मतलब जिन पर अत्याचार किए जा रहे थे। फिर बच्चों वो दिन आया 3 मार्च 1933 जब सबसे इम्पॉर्टेंट पावर इनेबलिंग एक्ट पास हुआ,
ये बच्चों बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 ये ही इस्टेब्लिश करता है डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और कई बार यह सवाल पूछा जाता है बच्चों। हिटलर को रूल बाय डिक्री का फुल पावर मिल गया। रूल बाय डिक्री का मतलब लीडर डायरेक्टली लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैन हो गए एक्सेप्ट हिटलर की नाजी पार्टी। मतलब सर अब एक ही पार्टी रह गई जर्मनी में। यस बेटा, स्टेट ने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सब पर कंट्रोल ले लिया। तो जब एक ही पार्टी रह जाएगी तो कोई ओपोनेंट नहीं होगा, और हिटलर जैसी पार्टी अगर है तो वो तो फटाफट इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर, जुडिशरी पर सब पे कंट्रोल कर लेगी, जो उन्होंने किया। सर लॉ एंड ऑर्डर का फिर क्या हुआ होगा? बहुत बुरा हाल था बच्चों। अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी, और ऐसे या स्टॉर्म ट्रूपर्स जिन्हें कहा जाता था, उनके अलावा हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस एंड स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस एडिशनली बना दी। गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, एसडी सिक्योरिटी सर्विस, ये फोर्सेस सोसाइटी को कंट्रोल और टेरिटराइज करना शुरू कर चुके थे। सर मतलब जिन लोगों ने हिटलर पे भरोसा किया, जिसको मसीहा माना, अब वे लोग ही हिटलर से सेफ नहीं थे। एग्जैक्टली लोग गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में जा सकते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स भेजे जा सकते थे, अरेस्ट बिना लीगल प्रोसीजर के हो सकता था। पुलिस फोर्सेस इम्प्यूनिटी मतलब पुलिस कुछ भी गलत बिना किसी पनिशमेंट के डर के साथ रूल कर रही थी। इसलिए बच्चों यहाँ हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि विजिलेंस, सतर्कता ज़रूरी है, न कि केवल गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू बल्कि पब्लिक के भी द्वारा। बच्चों अब हम बात करते हैं हिटलर की रिकंस्ट्रक्शन और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सर सबसे पहले हिटलर ने इकोनॉमी कैसे फिक्स की? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। सबने बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। सर हिस्ट्री बहुत मज़ेदार रूप में जो सामने रखी है आपने, मेनी थैंक्स बच्चों। क्लास में ही आपको चैप्टर याद हो जाए, यही तो कुमार सर की खासियत है। आपके सवाल का जवाब देते हुए हिटलर ने हाल्मर शाह एक इकोनॉमिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उनको गोल दिया फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स बनाए। हाल्मर शाह का सबसे फेमस प्रोजेक्ट हुआ जर्मन सुपर हाईवेज और वॉक्सवैगन पीपल्स कार। वाओ सर, वॉक्सवैगन जिसकी हम इंडिया में कार्स देखते हैं, सही पकड़े हैं बेटा। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। सर फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल था? बच्चों हिटलर की क्विक सक्सेस ने जर्मनी को बहुत कॉन्फिडेंट बनाया। 1933 में हिटलर पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ताकि लीग ऑफ नेशंस के रूल्स और सुपरविजन से जर्मनी फ्री हो जाए, जिससे हिटलर ओपनली आर्मी और वेपन्स को एक्सपैंड कर सकते थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइली ने रेस्ट्रिक्ट किया था, प्लस लोगों को नेशनल प्राइड इससे वापस आया ऐसा महसूस होने लगा। अब वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते थे। फिर क्या था, 3 सालों के अंदर 1936 सबसे पहले उन्होंने राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, रीऑक्यूपाई किया बल्कि, जो उनसे कभी छीन लिया गया था। 1938 में ऑस्ट्रिया प्लस जर्मनी को भी एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, एक स्लोगन देते हुए, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, और दुनिया के सामने जस्टिफिकेशन के रूप में इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया। सदरलैंड चेकोस्लोवाकिया रेस्टेड मतलब फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लिया, ये कहते हुए कि वहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं तो वो भी जर्मनी का ही हिस्सा हैं। इन सब में इंग्लैंड खामोश देखता रहा। इंग्लैंड ने अपना एक तरह से साइलेंट अप्रूवल दिया, क्योंकि वर्साइले वर्डिक्ट को वो भी टू हार्श मानता था। तो हिटलर को करने दिया जो भी वो कर रहे थे अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर। सर इकोनॉमी और मिलिट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे क्या? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। साक ने एडवाइस किया रीआर्मामेंट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि स्टेट डेफिसिट में चला जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। हिटलर ने कॉशियस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया वॉर इज़ द ओनली वे आउट,
रिसोर्सेस के लिए टेरिटरी एक्सपेंशन अत्यंत ज़रूरी है, ये हिटलर का मानना था। और हिटलर जितने एग्रेसिव थे उनके राज में कॉशियस लोगों की तो फिर कोई जगह ही नहीं होती, तो हाल्मर शाह को जॉब से निकाल दिया गया। सर, फिर वॉर कैसे स्टार्ट हुई? सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, जिससे उनका वॉर विद फ्रांस और इंग्लैंड स्टार्ट हो गया। जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, जिससे फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। पर सर, इन्वेड तो पोलैंड को किया था, ये फ्रांस और इंग्लैंड ऑफ हिटलर के अगेंस्ट क्यों हो गए? बहुत बढ़िया बेटा, जर्मनी ने पोलैंड इन्वेड किया क्योंकि वो अपने टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते थे। आप फिगर 11 में देख सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस ने पहले से ही पोलैंड के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की हुई थी। इसका मतलब अगर पोलैंड पे कोई भी कंट्री अटैक करती है तो इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड की मदद करेंगे, और जिस कंट्री ने वॉर रेस किया होगा उसके अगेंस्ट वॉर साथ में लड़ेंगे। इसी वजह से जर्मनी का पोलैंड इन्वेड करना डायरेक्ट ट्रिगर बन गया फ्रांस और इंग्लैंड के लिए, जिससे कि वॉर शुरू हो गई। ओह, समझ गई सर। फिर सितंबर 1940 ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ जर्मनी का विथ इटली और जापान। मतलब अब जर्मनी ने भी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे उसकी अलायंस और इंटरनेशनल पावर इंक्लूडिंग विथ इटली एंड जापान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। अब यूरोप की कई कंट्रीज़ में नाजीज़ के लॉयल गवर्नमेंट्स यानी पपेट रजीम सेट किए गए, मतलब ऐसे जो हिटलर के अंडर काम कर रहे थे। और इतना करते ही 1940 तक हिटलर जर्मनी और पूरे यूरोप के पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल लीडर बन चुके थे। सर, तो इसका मतलब पूरा यूरोप हिटलर को कंट्रोल में आ चुका था? नहीं बेटा, कंट्रोल में है और इन्फ्लुएंस में है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। कंट्रोल करने के लिए हिटलर अब आगे बढ़े टू कॉन्कर ईस्टर्न यूरोप, तो उनका इन्फ्लुएंस मतलब उनका डर तो पूरे यूरोप में आ चुका था, पर पूरे यूरोप में अभी कंट्रोल होना बाकी था। अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए अब वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ आगे बढ़े। हिटलर का गोल था ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल पाना और अपने टेरिटरी को बहुत एक्सपैंड करना। मेन रीजंस ये थे कि वो चाहते थे कि जर्मन्स के लिए खाने और रहने की जगह इंश्योर हो, इसलिए उन्होंने जून 1941 में अटैक कर दिया सोवियत यूनियन, जो आज हम रशिया के तौर पे जानते हैं, जो कि उस समय एक बहुत ही पावरफुल देश था, बल्कि आज भी है, शुरू से ही बहुत पावरफुल था। ये अटैक हिटलर के लिए हिस्टोरिक ब्लंडर बन गया, क्योंकि उस समय जर्मनी का वेस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी एक्सपोज था ब्रिटिश बॉम्ब्स को, और उन्होंने ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत रेड आर्मी को ला खड़ा किया, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये सब मैंने आपको फिगर 11 में डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। स्टालिनग्राड में युद्ध हुआ और जर्मन्स को वापस बर्लिन अपनी राजधानी लौटना पड़ा। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बहुत फेमस बैटल है हिस्ट्री में, जहां जर्मनी की बहुत करारी हार हुई थी बच्चों। और इसके बाद इसका बहुत बड़ा बेनिफिट सोवियत यूनियन को हुआ, जिसका वर्चस्व सुप्रीम हेजेमनी ईस्टर्न यूरोप पर ऑलमोस्ट अगले 50 सालों तक रही, जैसे कि सोवियत काफ़ी डोमिनेंट हो। इसके बाद भी जर्मनी, इटली और जापान काफ़ी बड़े लेवल पर और फ्रंट्स पर लड़ रहे थे। सर, तो यूएसए क्यों वॉर में आ गया? वॉर तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रही थी, क्या उसने भी कोई ट्रीटी साइन कर रखी थी? बहुत खूब सवाल बेटा। यूएसए पहले वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर तभी जापान ने अपने हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती की। उसने डिसाइड किया टू एक्सपैंड इन ईस्ट एंड अटैक द अमेरिकन बेस एट पर्ल हार्बर। जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ की खबर यूएसए को मिली, यूएसए एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 2। और यूएसए तो अपने आप में एक अलग ही लेवल रखता था, प्लस उस समय तक दे वर एबल टू मेक वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम बच्चों। उस वक्त तक किसी ने एटॉमिक बम की शक्ति के बारे में जाना नहीं था, जो यूएसए ने जब जापान को सरेंडर करने के लिए बोला, एल्स टू बी रेडी टू फेस इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन,
जापान ने मना कर दिया। जापान टुक इट लाइटली एंड केप्ट फाइटिंग, और ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इटली 1943 में ऑलरेडी हार चुका था, जर्मनी में 1945 में। हिटलर उस वक्त तक ऑलरेडी 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर चुके थे, और यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एंड अगेन फाइंडिंग जापान नॉट सरेंडरिंग, फिर नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया, जिसमें हिरोशिमा की 20% पॉपुलेशन लगभग 1,40,000 लोग, और नागासाकी की तो 28% पॉपुलेशन अराउंड 70,000 लोग मारे गए। ये पूरी दुनिया की इतिहास में सबसे बड़ा और भयानक हमला था। फाइनली जापान ने भी सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। वॉर का एक एंड वैसे जर्मनी की कंप्लीट डिफीट के बाद ही माना जाता है 8 में 1945, जिसे VE विक्ट्री ऑफ यूरोप डे के रूप में आज सेलिब्रेट भी करते हैं। फिगर 11 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बच्चों, जो बताता है एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर इन यूरोप 1942। टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाय 1942 नाजी जर्मनी ने यूरोप के काफ़ी पार्ट्स कॉन्कर कर लिए थे। आप देख सकते हैं मैप में कंट्रीज़ अंडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल: पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और सोवियत यूनियन के कुछ पार्ट्स आप देख पा रहे हैं बच्चों। ग्रीन कलर में मैप पे टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन मार्क की गई है: फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, यूक्रेन, सम पार्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन, सब आपके सामने हैं। विकी फ्रांस की डिफीट के बाद 1940 में सदर्न पार्ट विकी रेजिम बना, जो जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करता था। ऑक्यूपेशन इन ईस्ट: जर्मनी ने सोवियत यूनियन इन्वेड किया 1941 में, जिस ऑपरेशन का नाम था बारबरोसा। दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न यूएसएसआर के लार्ज एरियाज़ अब नाजी ऑक्यूपेशन में थे। वेस्टर्न यूरोप: जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे कंट्रोल किए। ये स्ट्रैटेजिक था फॉर रिसोर्सेज एंड पोर्ट्स। आइडियोलॉजिकल गोल: नाजी एक्सपेंशन का एम था लेवेनस्ट्राम, मतलब लिविंग स्पेस जर्मन्स के लिए। इस प्रोसेस में ज्यूज, स्लैब्स और अदर अनडिज़ायरेबल पॉपुलेशंस को परसिक्यूट और एक्सटर्मिनेट किया गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी: जर्मनी ने ब्लिट्जक्रिग लाइटनिंग वॉर यूज़ किया। रैपिड कॉन्क्वेस्ट इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। एंड बाय 1942 जर्मनी ने अपनी मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट यूरोप में अचीव कर ली, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिगर 12 में आप देख सकते हैं बच्चों, इंडियन न्यूज़पेपर्स जो जर्मनी के न्यूज़ रिपोर्ट्स कर रहे थे, जिसमें हिटलर के राइज और यूरोप में उसके एक्शंस दिख रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि पूरी दुनिया और इंडिया भी हिटलर और नाजी जर्मनी के डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रहे थे, और लोगों में इसको लेके कंसर्न भी था। अब हम बात करेंगे बच्चों एक ऐसी आइडियोलॉजी के बारे में जो दुनिया के लिए बहुत ही डेंजरस थी: नाजिज़म और हिटलर का वर्ल्ड व्यू। जहां नाजिज़म की विचारधारा को हम विचारों से एक्शन यानी इम्प्लीमेंटेशन में, नाजिज़म मतलब एक्सट्रीम रेसिज्म प्लस एक्सपेंशन प्लस मिसयूज़ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग बदलते हुए देखेंगे एज हिटलर्स वर्ल्ड वाइड व्यू। सर, ये वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। वर्ल्ड वाइड व्यू का मतलब होता है किसी की सोच या बिलीफ सिस्टम, विचार दृष्टि, जो डिसाइड करता है कि वो दुनिया को कैसे देखता है और फिर कैसे बिहेव करता है। हिटलर के वर्ल्ड व्यू बेसिकली रेसिस्ट और एक्सट्रीम नेशनलिस्ट था। सर, रेसिस्ट मतलब? श्योर, हिटलर और नाजीज़ के हिसाब से सब लोग इक्वल नहीं थे। एक रेशियल हायरार्की थी, मतलब जाति की हायरार्की थी। कुछ लोग ऊपर तो कुछ लोग नीचे, अपर लेवल पे तो कुछ लोअर लेवल पे। कौन अपर लेवल पे थे सर और कौन लोअर लेवल पे थे? बच्चों, आर्यंस यानी ब्लॉन्ड ब्लू आइड जर्मन्स वो सबसे ऊपर होंगे। सबसे नीचे थे ज्यूज़, जो हिटलर की नज़र में
एंटी रेस और आर्यंस के दुश्मन थे, और बाकी लोग जैसे कलर्ड लोग उनका प्लेस उनके एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते थे। सर ये कैसे जस्टिफाई करते थे? इंटरेस्टिंग पार्ट यही है बच्चों, हिटलर ने अपने जस्टिफिकेशन साइंस को नाम पर दिया, साइंस के नाम पर दिया। वो लोग चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के आइडियाज़ को यूज़ करते थे। सर डार्विन वो तो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे ना? बिल्कुल सही बेटा। डार्विन ने प्लांट्स और एनिमल्स के इवोल्यूशन, विकास, डेवलपमेंट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखा था। मतलब जो स्पेशीज़ अडेप्ट अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती होंगी वो सरवाइव करेंगी। लेकिन ध्यान दो बच्चों, डार्विन ह्यूमन सोसाइटी के लिए ऐसा नहीं बोल रहे थे। मतलब नाजीज ने साइंस का मिसयूज़ किया। एग्जैक्टली बेटा, नाजीज कहते थे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस सरवाइव करेगी और वीक रेस पेरिश हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। आर्यंस को वो सुप्रीम मानते थे और चाहते थे कि ये प्योर रहे और वर्ल्ड को डोमिनेट करे। कहते हैं बच्चों, जो खुद को समझे सबसे शक्तिशाली दुनिया के लिए पहली बना डाली। मतलब जो अपने को सबसे पावरफुल समझते हैं उसने दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट की है, सबसे बड़ी पहेली भी क्रिएट की है। सर और ये लेबनस्ट्राम क्या है? ज़रूर बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेबनस्ट्राम का मतलब है लिविंग स्पेस, जीने की जगह। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के लिए नए टेरिटरीज एक्वायर करने चाहिए, इससे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज और पावर आएगी और सेटलर्स अपनी ओरिजिन कंट्री से कनेक्टेड भी रहेंगे, प्लस ज़्यादा जगह होने से लोगों को रहने की ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी। मतलब पोलैंड और इस कंट्रीज़ के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल बेटा, पोलैंड उनके लिए अब एक लेबोरेटरी बन गया जहाँ से वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले थे। जर्मन्स को कॉन्सेंट्रेट करना और उनकी पूरी सुपीरियर रेस को स्प्रेड करने का ये पहला इनिशिएटिव था। सर ये सुन के तो लगता है जैसे हिस्ट्री का रियल लाइफ हॉरर स्टोरी चल रहा हो। सही कहा बेटा, ये हमेशा हमें याद दिलाता है कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ और रेसिज्म दुनिया के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं। सर ये स्टोरी याद रखने के लिए कोई टिप? सिंपल है, सोचो कि हिटलर ने साइंस प्लस पॉलिटिक्स को मिक्स करके कैसे मैनिपुलेट किया। रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे आज के स्कूल रूल्स और सोसाइटी के रूल्स अगर मिसयूज़ हो जाएं तो छोटी चीज़ भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे आपके स्कूल में रूल होता है कि सारे स्टूडेंट्स को हर समय आईडी कार्ड अपने साथ कैरी करना है, उनको गले में वियर करना है। नॉर्मली इट इज़ फॉर द सेफ्टी एंड आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट यूज़ क्या है? टीचर आईडी कार्ड्स को चेक करें और पोलाइटली इंश्योर करें ताकि सबकी सेफ्टी बनी रहे। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो आईडी कार्ड ना होने की अवस्था में उससे एक अपॉलजी लेटर ले लें। मिसयूज़ कैसे करते हैं इस पावर को? अगर कोई स्टूडेंट या टीचर किसी बच्चे को आईडी कार्ड ना होने की स्थिति में बहुत हार्शली पनिश करना शुरू कर दे, छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देना शुरू कर दे, जैसे कि अपॉलजी लेटर तो लिखवाया ही लिखवाया, साथ में सारे बच्चों के सामने उसको दो चार बातें सुनाई, अपॉलजी लेटर भी सामने ही लिखवा दिया और कहा कि ग्राउंड में जाके अगले 2-3 घंटे 3-4 पीरियड्स तक खड़े हो जाओ, जिससे कि वो बच्चा बेहोश तक हो गया। और फिर क्या होगा? बच्चे की तकलीफ़ बढ़ेगी, स्कूल परेशान होगा, पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे। तो एक छोटा सा रूल कितनी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। और रिज़ल्ट क्या हुआ? इसके अलावा लोगों में फियर और इनजस्टिस की भावना भी डेवलप हुई। हिस्ट्री से हमें सीखना होता है कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। इसी पर किसी ने कहा भी है बच्चों, जो अंधेरे में घूमें रोशनी को ढूंढे, इतिहास की कहानियों से खुद को समझें और सीखें। जो अंधेरे में भटकता है हिस्ट्री की स्टोरी से सीखकर वही रोशनी पाता है। वाह सर, मज़ा आ गया। तो हिटलर के वर्ल्ड वाइड व्यू को लेकर कोई कन्फ्यूज़न बच्चों? बिल्कुल नहीं सर, मुझे समझ आया कि नाजिज़म अब हो गया था एक्सट्रीम रेसिज्म प्लस एक्सपेंशन प्लस मिसयूज़ ऑफ साइंस। बहुत खूब बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ये आइडियोलॉजी कैसे पॉलिटिकल पावर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुई। अब बच्चों आपके सामने सोर्स ए और सोर्स बी हैं। सोर्स ए, हिटलर कहते थे कि दुनिया कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि जो लोग करेजियस मतलब दिलेर, स्ट्रॉन्ग मजबूत
और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती हैं, उन्हें ही इसे जीतना और उसे इस दुनिया को यूज़ करने का हक है। वो बोलते थे कि एक विग्रस एक्टिव स्ट्रॉन्ग नेशन को अपनी पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने का पूरा अधिकार है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन लेबनस्ट्रॉम उनके नज़र में नेचुरल और जस्टिफाइड एक्शन था। अगर नेशन स्ट्रांग हो तो ऐसा करना बिल्कुल उचित होगा, वो ये कहते हैं। सोर्स बी में हिटलर छोटी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि 500 स्क्वायर किलोमीटर छोटे एरियाज वाले स्टेट्स वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। वो कहते थे कि पावरफुल नेशन बनने के लिए ज़्यादा टेरिटरीज कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जर्मनी जो उस वक्त छोटा था उसे एक्सपैंड करना ज़रूरी था ताकि वो एक मेजर वर्ल्ड पावर बन सके। इसके बाद बच्चों आपके सामने एक एक्टिविटी है। हिटलर की सोच थी स्ट्रॉन्ग नेशंस को टेरिटरी कॉन्कर करने का राइट है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्ल्ड पावर बन सकें। वो अग्रेशन, हमला और अटैक और एक्सपेंशन को नेचुरल नेसेसरी जस्टिफाई करते थे। महात्मा गांधी जी का पर्सपेक्टिव सेकंड पार्ट में पूछा गया है। गांधी जी का वायलेंस और कॉन्केस्ट को रिजेक्ट करते थे। उनका मानना था कि पीस मतलब शांति, नॉन वायलेंस अहिंसा और मॉरल ड्यूटी न्याय और सच्चाई ही रियल स्ट्रेंथ है। दूसरों को डोमिनेट करना स्ट्रेंथ नहीं है, राइटियसनेस और ट्रुथ के साथ जीना ही स्ट्रेंथ है, ऐसा महात्मा गांधी जी मानते थे। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे हिटलर और नाजीज का एक सबसे डेंजरस और इनह्यूमन प्लान, उनका रेशियल स्टेट और रेशियल यूटोपिया। सर, जैसे ही नाजीज पावर में आए उन्होंने अपना सपना एक्शन में लाना शुरू कर दिया था क्या? हाँ बेटा, एक सोसाइटी जो सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स की हो, यही उनका सपना था और ये उन्होंने अब एक्शन में लाना शुरू किया। वो चाहते थे कि सिर्फ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और नॉर्डिक आर्यंस ही मल्टीप्लाई करें, मतलब अगली रेस सिर्फ उनकी पैदावार के हिसाब से हो, मतलब उनकी ही लोग जन्में और प्रॉस्पर करें, फलें और फूलें। जो भी उनकी नज़र में अनडिज़ायरेबल, अनुचित, अनवांटेड थे, उसका एग्जिस्टेंस उनके लिए गैर ज़रूरी था, मतलब बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। सोचो अगर हम एक स्कूल में डिसाइड कर लें कि सिर्फ सर्टेन हाइट के स्टूडेंट्स ही गेम्स खेल सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करें, तो कैसा लगेगा? सर ये तो बहुत गलत होगा। हाँ सर, बहुत बुरा लगेगा। ये स्मॉल एग्जाम्पल ही एक अनफेयर सिस्टम का आइडिया दे देता है बच्चों। नाजीज ने तो पूरे सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया था और ये बहुत डेडली कंसिक्वेंसेस, भयानक रिजल्ट्स लेकर आया। ये पॉलिसी सिर्फ ज्यूस नहीं बल्कि जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस और पोल्स मतलब पोलैंड के लोग पे भी अप्लाई हुई। जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया ऑक्युपाई किया, सिविलियंस को स्लेव जैसा लेबर करवाया, बहुत लोग हार्ड वर्क और स्टारवेशन, भूख की वजह से मारे गए। ज्यूस को पहले से ही स्टीरियोटाइप मतलब क्राइस्ट किलर्स और मनी लैंडर्स बोला जाता था। ज्यूस तो लैंड ओन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें घेटोस में रखा गया। घेटोस मतलब अलग रहने वाला एरिया जहां इनकी कम्युनिटी को फोर्सफुली रखा गया टू कंट्रोल एंड टू रेस्ट्रिक्ट। हिटलर ने सूडो साइंटिफिक थ्योरीज क्रिएट की, कहते हुए कि कन्वर्जन काम नहीं करेगा, उनको टोटली एलिमिनेट करना ही सही सॉल्यूशन है। 1933 से 1938 ज्यूस को टेरराइज, डराना, पॉपुलराइज, गरीब बनाना और सेग्रीगेट, अलग करना ही किया उन्होंने। 1939 टू 1945 के बीच में उन्हें कॉन्सेंट्रेट किए और गैस चैम्बर्स में मार दिया, पोलैंड ले जाकर। सर ये गैस चैम्बर्स का इस्तेमाल कैसे करते थे और ये तरीका क्यों सोचा हिटलर ने? गैस चैम्बर्स बच्चों एक सिस्टमेटिक तरीका था मास किलिंग का। बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता था। लोगों को पहले शावर बताकर या क्वारंटाइन करने, मतलब सेम रोग से ग्रसित लोगों को बाकी लोग से अलग रखने के लिए ले जा रहे हों, ऐसा बताकर अंदर बंद कर दिया जाता था। फिर पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करके उनकी सांस में पॉइजन घोल दिया जाता था जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। और ये सब बिना कोई मेडिकल या ह्यूमन रीज़न दिए बिना करते थे। चूँकि ये तरीके गोली मार के मारने जैसे हार्श पब्लिक को नहीं दिखते थे, जिससे मीडिया कवर करके हिटलर की इमेज दुनिया में बिगाड़ दे, ये एक कोल्ड तरीका था जो बंद कमरे में बहुत लोगों को मार देता था
और मीडिया को बाहर लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं ऐसा मालूम हो पाता, इसलिए एज एन ऑर्गेनाइज मेथड हिटलर ने अपनाया था। सर, हाउ क्रूएल हिटलर वॉज। हाँ बच्चों, ही सेट द मोस्ट ड्रेडफुल एग्जाम्पल ऑफ क्रूएल्टी वर्ल्ड वाइड। अब बच्चों टॉपिक शुरू होता है द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? रेशियल यूटोपिया मतलब इट रेफर्स टू रेशियल प्योरिटी और बीइंग ऑफ अ प्योर रेस। ये उनका मर्डरस ड्रीम था जिसे वॉर के शैडो में इम्प्लीमेंट किया गया। ऑक्युपाइड पोलैंड को डिवाइड किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जर्मनी के अंडर एनेक्स मतलब अब उनके टेरिटरी का पार्ट हो गया। पोल्स को, वहाँ के लोगों को उनके होम्स और प्रॉपर्टीज छोड़ने पड़े और उनके घरों में अब बसाया गया एथनिक जर्मन्स को, ताकि उनको ज़्यादा कंफर्ट और लिविंग स्पेस मिल सके। सोचो अगर हम अपनी कॉलोनी में नेबर्स उनके घर से निकाल दें और वहाँ सिर्फ अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दें, वो कितना अनफेयर और ट्रॉमेटिक होगा। नाजीज़ ने ये सिस्टमेटिकली किया और इससे मिलियंस सफ़र करने लगे। सर, बाकी पॉलिश लोगों का फिर क्या हुआ? बाकी बचे हुए पोल्स को जनरल गवर्नमेंट भेजा गया। यहाँ सब अनडिज़ायरेबल्स कॉन्सेंट्रेट किए जाते थे। पॉलिश इंटेलिजेंसिया को मर्डर किया गया ताकि पूरा पॉपुलेशन इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सबमिसिव रहे। सर, ये जनरल गवर्नमेंट क्या था सर? बढ़िया सवाल बेटा। जनरल गवर्नमेंट एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था जो नाजी जर्मनी ने पोलैंड के ऑक्यूपाई किए हुए कुछ हिस्सों को बनाया था। ये डायरेक्ट जर्मनी के पार्ट नहीं बनाया गया बल्कि एक कॉन्कर्ड जोन जैसा था। क्या आप पॉलिश इंटेलिजेंसिया के बारे में भी जानना चाहेंगे? हाँ सर, ज़रूर। पॉलिश इंटेलिजेंसिया मतलब पोलैंड के एजुकेटेड लोग, टीचर्स, राइटर्स, लीडर्स और थिंकर्स। नाजीज़ ने उन्हें टारगेट करके मर्डर किया ताकि बच्चे, एडल्ट्स और आम लोगों के पास नॉलेज, गाइडेंस और लीडरशिप ना रहे। इसका मकसद था कि पूरी पॉपुलेशन इंटेलेक्चुअली, सोचने समझने की एबिलिटी और स्पिरिचुअली, मॉरली और कल्चरली सबमिसिव बन जाए और वो नाज़ी रूल को चैलेंज ना कर सके। इन शॉर्ट, एजुकेटेड पोल्स को मार दिया गया ताकि बाकी लोग सोच समझने की ही नहीं बल्कि सारी की सारी समझदारी की ताकत भी खो बैठें और जो नाजीज़ बोले वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के करते रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद पॉलिश चिल्ड्रन को फोर्सिबली मदर से अलग किया गया और रेस एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते। रेस एक्सपर्ट्स मतलब नाजीज़ के अपॉइंटेड लोग जो डिसाइड करते थे कि कौन आर्यन है और कौन आर्यन नहीं। अगर वो आर्यन जैसे लगते तो जर्मन फैमिलीज़ में रेस किया जाता, अगर नहीं तो ऑर्फनेजेस, अनाथालय में उनको भेज दिया जाता और वहाँ ज़्यादातर बच्चे भूख, बीमारी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मर जाते थे। और बच्चों, इन्हीं जनरल गवर्नमेंट में सबसे बड़े घेटोज़ और गैस चैम्बर्स बनाए गए और यही ज्यूज़ के किलिंग फील्ड्स भी बनाए गए। ये सिचुएशन थोड़ी मॉडर्न एनालॉजी से समझ के देखते हैं। इमेजिन अगर एक कंपनी डिसाइड करे कि सिर्फ टॉप 1% एम्प्लॉयज़ ही सर्वाइव करेंगे और बाकी सबको जॉब से निकाल दिया जाए, तो ये सिस्टम सब पे फोर्स अगर किया जाए तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये तो अनफेयरनेस और क्रुएल्टी का एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल सही बेटा। नाजीज़ ने इसे रिलेटेबल पर लाइफ और डेथ के स्केल पे फोर्सफुली डिस्क्रिमिनेट किया और इम्प्लीमेंट किया। टेक अवे में बच्चों आप याद रख सकते हैं, नाजीज़ का रेशियल स्टेट और रेशियल यूटोपिया सिर्फ आर्यंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। यहाँ जेनोसाइड और वॉर दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू थे। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और रेसिज्म कितनी इनह्यूमन और डेंजरस हो सकती है। बच्चों, फिगर 14 आपके सामने है। ये एक फ्राइट कार मालगाड़ी है उस समय की, जिसमें ज्यूस को फोर्सफुली कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स या गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट करने के लिए ले जाया जाता था। लोगों को टाइट और ओवर क्राउडेड कंडीशंस में बंद कर दिया जाता था। कभी कभी तो कई दिनों तक बिना खाना पानी के भी इन गाड़ियों में रखा जाता था। ये एक क्रूएल और इनह्यूमन मेथड था मास किलिंग और जेनोसाइड का, जहां लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मौत की तरफ ले जाए जाते थे। के सामने स्क्रीन पर है बच्चों की एक्टिविटी
जिसमें दो बड़े ही इंपॉर्टेंट थॉट्स पर डिस्कस करने को कहा गया है। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, सिटीजनशिप, फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्सेस नाजिज्म। सिटीजनशिप का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होना, जहां आपके राइट्स, ड्यूटीज़ और फ्रीडम होती हैं पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात करें तो सिटीजनशिप का मतलब था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। सब एडल्ट मैन को पॉलिटिकल राइट्स मिले। स्टेट का काम था उनके सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना। सिटीजन्स को इनकरेज किया गया था वोटिंग और पब्लिक अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ सिटीजनशिप सबके लिए इक्वल और इंक्लूसिव थी। नाजिज्म, जर्मनी में सिटीजनशिप का मतलब चेंज हो गया, बस रेडिकली प्योर जर्मन्स के लिए। ज्यूज़, जिप्सीज और दूसरे ग्रुप्स को स्कूल्स, जॉब्स और पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया गया। हिटलर और नाजी स्टेट के लिए लॉयल्टी सेंट्रल कंडीशन थी। राइट्स अनडिजायरेबल लोगों को डिनाई कर दिए गए। सिटीजनशिप अब लॉ या राइट्स का मैटर नहीं बल्कि आर्यंस के लिए एक प्रिविलेज था जो रेजीम के लिए लॉयल हो। सर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इज इक्वल टू इंक्लूजन और इक्वालिटी एंड नाजी जर्मनी इज इक्वल टू एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ओबीडियंस। नाइसली कंक्लूडेड बेटा, शाबाश। सेकंड में है बच्चों न्यूरेमबर्ग लॉज और दूसरे लीगल मेजर्स। 1935 में नाजीज ने न्यूरेमबर्ग लॉज पास किए जिसमें ज्यूज़ का जर्मन सिटीजनशिप छीन लिया। ज्यूज़ और नॉन ज्यूज़ के मैरिज, सेक्सुअल रिलेशंस को फॉरबिड किया। ज्यूज़ को पॉलिटिकल और सिविल राइट से भी एक्सक्लूड कर दिया। और क्या क्या किया गया? स्कूल्स, पार्क्स और पब्लिक स्पेसेस में सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देना। ज्यूज़ को सर्टेन प्रोफेशंस और बिजनेसेस में काम करने से भी बैन कर दिया गया। ज्यूज़ को आइडेंटिटी कार्ड्स या स्टार ऑफ डेविड कैरी करना कंपलसरी कर दिया गया। ज्यूज़ की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई और उन्हें घेटोज में फोर्सफुली रिलोकेट कर दिया गया। इफेक्ट क्या हुआ? ज्यूज़ और दूसरे अनडिजायरेबल्स को एलियनेटेड मतलब बिल्कुल ही अकेला कर देना, एकदम अलग एलियन जैसा सोचना, अनवेलकम और पावरलेस फील कराया गया। ये लॉज और रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को इस्टेब्लिश करते थे और परसिक्यूशन और जेनोसाइड का रास्ता बना रहे थे। इसको शॉर्ट में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों? सर मैं करूं क्या? हाँ बेटा। तो सर न्यूरेमबर्ग लॉ का मतलब ये था कि ज्यूज़ को जो लीगल राइट्स से रिमूव कर सकें वो करें, उन्हें अलग और पावरलेस बनाएं और उनके अगेंस्ट सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेशन को इन्फोर्स करें। बहुत बढ़िया बेटा। अब स्क्रीन पर बच्चों आपके सामने स्टेप्स टू डेथ नाम का टॉपिक है जिसे हमें समझना है। थोड़ा आप सभी को अपना यहाँ दिल मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि इट शोज द अटमोस्ट पेन एवर फेस्ड बाय द ह्यूमन रेस। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर। स्टेज 1 एक्सक्लूजन 1933 टू 39। इस स्टेज में ज्यूज़ को सिटीजनशिप और राइट से बाहर कर दिया गया। उनके साथ शादी या रिलेशन जर्मन्स के लिए क्राइम बना दिया गया। उनका बिजनेस बॉयकॉट हुआ, जॉब से निकाल दिया गया, प्रॉपर्टी छीन ली गई और 1938 में उनकी शॉप्स, हाउसेस तोड़ दिए गए। इस दिन को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में याद किया जाता है। सिनगॉजेस को भी तोड़ दिया गया। सिनगॉजेस ज्यूइश लोगों का वर्शिप या प्रेयर के प्लेस को कहते थे बच्चों। यहाँ ज्यूइश अपने रिलीजियस रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स करते थे। आप सोचो बच्चों, ऐसे स्थानों को भी इन्होंने तोड़ दिया। कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिगर 15 साइन पे लिखा था नॉर्थ सी बेथिंग रिजॉर्ट इज़ फ्री ऑफ ज्यूज़, मतलब ज्यूज़ को यहाँ एंटर करने या एंजॉय करने की परमिशन नहीं थी। फिगर 16 में बच्चों पार्क बेंच पे लिखा था फॉर आर्यंस ओनली। यहाँ क्लियरली दिखाया गया है कि नॉन आर्यंस को पब्लिक स्पेसेस यूज़ करने का राइट नहीं था। स्टेज 2 घेटोटाइजेशन 1940-44। इस स्टेज में ज्यूज़ को स्टार ऑफ डेविड का येलो बैज लगाना ज़रूरी हो गया और उनके पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स पे भी स्टैंप लगा दिया गया। उन्हें घेटोस मतलब बंद कॉलोनी में शिफ्ट किया गया, जैसे लॉर्ड्स वॉरशो जहां एक्सट्रीम भूख, डिजीज़ और पावर्टी गरीबी थी।
वहाँ जाने से पहले उन्हें अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी भी सरेंडर करनी पड़ती थी। फिगर 17 मैप में आप देख सकते हैं, वहाँ पे इंसान कह रहा है दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू सेल। घेटोज़ में मेन और वुमेन अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा खो चुके थे और सर्वाइवल के लिए कुछ भी उनके पास नहीं बचा था। स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। इस स्टेज में ज्यूस को घेटोज़ और कैंप से गुड्स ट्रेन्स में डेथ फैक्ट्रीज ले जाया जाता था। ऑस्विच, ट्रेबलिंका एट्सेट्रा जैसी जगहों पर वहाँ उन्हें गैस चैम्बर्स में मार दिया जाता था। एक ही बार में हज़ारों लोग मर जाते थे। ये किलिंग साइंटिफिक प्रिसाइजन के साथ होती थी, यानी सिस्टमेटिकली और फास्ट तरीके से। फिगर्स में बच्चों, फिगर 18 किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को लाइव वायर से सराउंड किया गया था, घेरा गया था, ताकि कोई भी वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करे तो वो बिजली की चपेट में आके मर जाता था, बिजली लग जाने से मर जाता था। फिगर 19 पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर। ये दिखाता है कि कैंप प्रिजनर्स की बिलोंगिंग्स उनके साथ तक रहने नहीं दी जाती थी और उनका पर्सनल प्रॉपर्टी तक उनसे छीन लिया जाता था। फिगर 20 में अ कंसंट्रेशन कैंप। ये एक कैंप दिखाता है जहाँ प्रिजनर्स को बंद रखा जाता था और फोर्स लेबर करवाया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप, फिगर 21। अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। कैमरे से इमेजेस हार्मलेस लग सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ये डेथ कैंप और टॉर्चर का प्लेस था। मतलब बच्चों, इनको ऐसा बाहर से दिखाया जाता था कि अगर कोई भी मीडिया कैमरे से इनकी फ़ोटो क्लिक करे तो उससे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई दे, जहाँ पे उसको ऐसा यकीन हो जाए कि यहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, लोगों के साथ उनकी बीमारियों को लेकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। कोई वहाँ से इसलिए ट्रीटमेंट के बीच भाग ना निकले, इसलिए इसको वायर से घेरा गया है, पर एक्चुअली उन वायर्स में बिजली है या अंदर उनको मारा जा रहा है, ऐसा किसी को बाहर से नहीं समझ में आ सकता था, इसलिए इतना खूबसूरत बनाया गया था। फिगर 22 में शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन। प्रिजनर्स के शूज़ और बिलोंगिंग्स रिमूव कर दिए जाते थे ताकि वो हेल्पलेस और डिपेंडेंट हो जाए। तो बच्चों, मारने से पहले उनके सारे कपड़े, उनकी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उनके जूते तक उनसे छीन लिए जाते थे। आप सोचो कितना दर्दनाक और कितना ह्यूमिलिएटिंग माहौल था। तो बच्चों, आप में से कौन स्टेप्स टू डेथ को समराइज़ करना चाहेगा? सर मैं स्टेज 1 कर दूं? ज़रूर बेटा, थैंक यू सर। स्टेज 1 एक्सक्लूजन 1933 टू 1939। ज्यूइश को सिटीजनशिप और राइट से बाहर कर दिया गया। मैरिज और रिलेशंस ज्यूज़ एंड जर्मन्स इलीगल बना दिए गए, ज्यूज़ और जर्मन्स के। बिजनेसेस बॉयकॉट, जॉब से निकालना, पॉवर्टी कन्फिस्केट करना और नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास में शॉप्स, हाउसेस और सिनगॉजेस तोड़ दिए गए। फिगर 15 और 16 पब्लिक स्पेसेस और रिजॉर्ट ज्यूज़ के लिए फॉरबिड कर दिए गए। आर्यंस के लिए अलाउड है, ऐसा उनको घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सही सर। स्टेज 2 मैं कर दूं? श्योरली बच्चे। घेटोटाइजेशन 1940-44। ज्यूज़ को येलो स्टार ऑफ डेविड लगाना ज़रूरी हो गया और घेटोज़ में शिफ्ट किया गया लॉर्ड्स और वॉर्सो जैसी जगहों पर। वहाँ भूख, पॉवर्टी और डिजीज़ थी, उन्हें अपनी वेल्थ सरेंडर करनी पड़ती थी। फिगर 17 दिस इज़ ऑल आई हैव टू सेल। लोगों के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं बचता था। ब्रिलियंट बेटा। सर स्टेज 3 मैं करूँगी। बहुत खूब, प्लीज़ गो अहेड। स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941। ज्यूज़ को घेटोज़ और कॉन्सेंट्रेशन कैंप से गुड्स ट्रेन्स जिससे डेथ फैक्ट्रीज ले जाया जाता था ऑस्विच, ट्रेबलिंका नाम की जगहों पर। गैस चैम्बर्स और लाइव वायर्स का यूज़ करके मास किलिंग्स की गई सिस्टमैटिकली। फिगर 18 स्केप करने पर मर जाते थे लोग लाइव वायर्स की वजह से, क्योंकि उनसे उनको घेर रखा गया होता था। फिगर 1922 में कहते हैं कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स और शूज़ रिमूव करा दिए जाते थे। फिगर 2021 बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बहुत ही हार्श और क्रूअल होते थे और बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत होते थे, ताकि कोई भी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करे तो अंदर के हालात किसी को मालूम ना चल पाएँ। वेरी वेल एक्सप्लेन बच्चों। तो इन शॉर्ट, नाजीज़ ने ज्यूज़ और अनडिज़ायरेबल्स को ग्रेजुअली एक्सक्लूड, घेटोटाइज और एनिहिलेट किया। हर स्टेज में उनकी राइट्स, प्रॉपर्टी और डिग्निटी को छीना गया और उन्हें हेल्पलेस और कंट्रोल्ड बनाया गया। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि कैसे हिटलर ने
जर्मन यूथ को अपना टूल बनाया और उनकी ज़िंदगी और माइंड पर कैसे कंट्रोल किया। हिटलर को यूथ के लिए ऑब्सेशन था। वो सोचते थे अगर बच्चों को नाजी आइडिया से अर्ली एज से ही इंडोक्ट्रिनेट किया जाए तो वो पूरी नाजी सोसाइटी के लिए लॉयल और ओबीडियंट बन जाएंगे। सोचो बच्चों, अगर आज स्कूल में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया सिखाए जाए और बाकी सब चीज़ें बंद कर दी जाएं, और अगर स्कूल के स्पोर्ट्स और टेक्स्ट बुक सिर्फ उस आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करें, तो क्या ये सही होगा? नहीं सर। फिर तो आज के यूथ वही सीख के बड़ा होने लगेगा जो वो चाहते हैं। सोचने की फ्रीडम ख़त्म हो चुकी होगी और उसकी सोच बहुत लिमिटेड और वायलेंट होगी। बहुत अच्छे बेटा। नाजिज़म के अंडर स्कूल्स की सिचुएशन थी, स्कूल्स को क्लींस और प्यूरिफाई करना, टीचर्स जो ज्यूइश और पॉलिटिकल अनरिलायबल थे उनको निकाल दिया गया, बच्चों को सेग्रीगेट किया गया, जर्मन्स और ज्यूज़ अलग बैठते थे, अलग खेलते थे, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज़, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज स्कूल से उनको रिमूव कर दिया गया। और सबसे दुखद 1940s में ये बच्चे गैस चैम्बर्स में भेज दिए गए, और जिनको ये गुड जर्मन चिल्ड्रन कहते थे उनको नाजी स्कूलिंग दी गई। ये एक लॉन्ग आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी। टेक्स्ट बुक्स रीराइट किए गए, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस हुआ, और मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स में भी स्टीरियोटाइप्स दिखाए गए। बच्चों को लॉयल और सबमिसिव बनाना, ज्यूज़ और अनडिज़ायरेबल्स को हेट करना और हिटलर को वर्शिप करना सिखाया गया। स्पोर्ट्स का पर्पस भी वॉयलेंस और एग्रेशन डेवलप करना था। बॉक्सिंग से बच्चों को आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बनाया गया। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझते हैं बच्चों। जंग वोक 13 साल की एज तक बच्चों के यूथ ग्रुप्स को कहते थे। हिटलर यूथ 14 साल के लड़के, यहाँ वो सीखते थे वॉर वर्शिप, अग्रेशन ग्लोरिफिकेशन, डेमोक्रेसी का रिजेक्शन और अनडिज़ायरेबल्स को हेट करना। 18 साल के जैसे ये होते थे और 18 ईयर्स लेबर सर्विस और आर्म फोर्सेस इनको ज्वाइन करना होता था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, पहले 1922 यूथ लीग ऑफ नाजीज, 1926 में रीनेम हुआ एज हिटलर यूथ। बाकी सारे इंडिपेंडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस डिसॉल्व और बैन कर दिए गए ताकि नाजी कंट्रोल कंप्लीट हो सके। सोचो अगर आज एक कंट्री में सब स्कूल्स और क्लब सिर्फ एक आइडियोलॉजी के अंडर हों और यूथ को सिर्फ उस आइडियोलॉजी के लिए ट्रेन किया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो सब तरफ कितना कैद में होने जैसा लगेगा, एक गुलाम हो जाने जैसा माहौल बन जाएगा। वही नाजी जर्मनी में हो रहा था, लेकिन वहाँ तो इम्पैक्ट सिर्फ घुटन भरा माहौल तक रह जाने तक ही नहीं बल्कि डेडली और इरिवर्सिबल होता जा रहा था। बच्चों याद रखें, हिटलर ने यूथ को अपना वेपन और टूल बनाया और सोसाइटी को कंट्रोल किया। हिस्ट्री हमें यहाँ ये सिखाती है कि चाइल्डहुड और एजुकेशन का मिसयूज़ कितना डेंजरस हो सकता है। वेरी ट्रू सर। सर कोई इतना स्ट्रिक्ट और क्रूअल कैसे हो सकता है? बच्चों, लालच और हालात कई बार सिचुएशंस तक हमें ले जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ और कई कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेसी को लाया गया, जहाँ पे राइट टू वोट को इतना बढ़ावा दिया जाता है ताकि सही गवर्नमेंट हमारे बीच में आए। हिटलर जैसा और भी कई एग्जाम्पल दुनिया में हैं जहाँ लोगों के भले से शुरुआत तो हुई पर अंत बहुत दर्दनाक रहा। सीरियसली सर। फिर आगे क्या हुआ? ज़रूर बेटा, आगे बताता हूँ, पर पहले 2 फिगर्स देख लेते हैं और एक एक्टिविटी। फिगर 23 में बच्चों आप देख सकते हैं क्लासरूम में रेशियल एंटी सेमिटिज़म, मतलब ज्यूज़ के खिलाफ ब्लड और रेस के बेसिस पर हेट और अनफेयर ट्रीटमेंट, ये सिखाया जा रहा था यूजिंग प्रोपागेंडा बुक डर गिफ्टलिस। बच्चों, कोई ये फॉल्स आइडियाज़ दिए जा रहे थे, बच्चों को ये फॉल्स आइडियाज़ दिए जा रहे थे, जैसे ज्यूज़ का नोज़ नंबर 6 जैसे मुड़ी हुई होती है, मतलब नाक किसी की जैसे 6 नंबर को हम लिखते हैं वैसी मुड़ी हुई होती है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर ये देखिए, ये बच्चा कैसे नोज़ को 6 के फॉर्म में दिखा रहा है ना? तो ऐसा सिखाया जाता था ताकि वो ज्यूज़ से हेट करना सीख लें। ये दिखाता है कि नाजीज़ ने स्कूल्स का यूज़ करके बच्चों के माइंड को अर्ली स्टेज से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया।
फिगर 24 में एक ज्यूइश टीचर और उनके स्टूडेंट्स को स्कूल से एक्सप्लेन किया जा रहा है और जो अनडिज़ायरेबल क्लासमेट्स नहीं थे वे उनका मजाक या इंसल्ट करते हुए हंस रहे हैं। ये शो करता है कि नाजी पॉलिसीज़ ने एंटी ज्यूइश डिस्क्रिमिनेशन इन्फोर्स किया, ज्यूस को पब्लिकली ह्यूमिलिएट और सेग्रीगेट किया गया, यानी बच्चे और टीचर्स दोनों को सोसाइटी से अलग और पावरलेस बना दिया गया। अब एक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों। इफ़ आई वर अ स्टूडेंट इन सच अ क्लास, मैं कंफ्यूज्ड और सैड फील करता क्योंकि मैं देखता कि लोगों को सिर्फ ज्यूविश होने के लिए अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैंने शायद एंग्री या गिल्टी भी फील करना होता क्योंकि मुझसे दूसरे लोगों के बारे में झूठी बातें बिलीव करने पे मजबूर किया जा रहा होता। अबाउट स्टीरियोटाइप्स इन आवर सराउंडिंग्स, स्टीरियोटाइप्स अक्सर फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया या सोसाइटी से सिखाए जाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं। लोग ये आइडियाज़ बिना क्वेश्चन किए रिपीट करते हैं, जिससे प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड होती है। ज़रूरी ये है कि हम क्रिटिकली सोचें बच्चों, स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करें और सबको फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। स्टीरियोटाइप्स याद है ना, मतलब लोगों के बारे में बिना सोच समझ के कोई फिक्स्ड आइडिया या जनरलाइजेशन। आगे बच्चों देखते हैं सोर्स सी। 6 से 10 साल के बॉयज़ को नाजी आइडियोलॉजी का प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग के एंड में बच्चों को लॉयल्टी ओथ टू हिटलर देना पड़ता, अपनी एनर्जी और लाइफ हिटलर को डिवोट करने का प्रॉमिस। सोर्स डी। रॉबर्ट ले कहते हैं बच्चों को 3 साल से ही इंडोक्ट्रिनेट करना स्टार्ट कर देते थे। फ्लैग स्कूल, हिटलर यूथ, मिलिट्री और लेबर सर्विस, पूरी लाइफ के लिए कंट्रोल, उन्हें कभी भी फ्री नहीं छोड़ा जाता था। फिगर 27 में बच्चों आप देख सकते हैं ज्यूइश चिल्ड्रेन जिनको कि डेथ फैक्ट्री ले जाया जा रहा है जहां उन्हें गैस किया गया होगा। सर क्या ये बच्चे रो रहे हैं? बेटा सिर्फ रो ही नहीं रहे, कितने मजबूर और हेट्रेड अगेंस्ट हिटलर फील कर रहे होंगे, कितनी ईर्ष्या इनके मन में होगी। वी आर फॉर्चुनेट कि हम उन हालातों में नहीं जन्मे एंड गॉड फॉरबिड अस टू एवर सी सच सर्कमस्टेंसेस। बच्चों सच में सर इट्स सो पेनफुल। आगे बढ़ते हुए बच्चों फिगर 25 ये दिखाता है डिज़ायरेबल चिल्ड्रन जो हिटलर चाहते थे मल्टीप्लाई करें और नाजी आइडियाज़ फॉलो करें, मतलब यही रेस आगे और पैदा होती जाए, जन्म लेती रहे और बढ़ती जाए और प्रॉस्पर भी करे। फिगर 26 में बच्चों जर्मन ब्लडेड इन्फेंट्स और मदर्स को ऑक्यूपाइड यूरोप से अनेक्स्ट पोलैंड ले जाया जाता था, उनको वहाँ पे सेटल करने के लिए, ताकि वो नाजी के प्योर आर्यन रेस को पाल के और बढ़ा कर सकें। अब अ डे इन माई लाइफ सितंबर 1941 एक एक्टिविटी है बच्चों। आज सुबह में मैं बहुत एंग्शियस महसूस करके उठा, जैसे हर दिन होता है जब से नया कानून आया है। मेरे सीने में मैंने पहना हुआ था येलो स्टार ऑफ डेविड, मुझे शर्म और दर्द दोनों की याद दिलाते हैं। जब मैं सड़क पर चलता हूँ लोग मुझे घूरते हैं, फुसफुसाते हैं, कुछ लोग तो मेरा मजाक उड़ा के जीयर भी करते हैं जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। स्कूल में मुझे दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ ही नहीं सकता, टीचर भी हमें इग्नोर करते हैं। दिन के बाद मैंने देखा कि पूरी फैमिली इसको कैंप्स की तरफ खींच कर ले जाया जा रहा था। उनकी चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थी, हर जगह सिर्फ डर था। कुछ समझ नहीं आता कि मैं घर वापस आ पाऊँगा या नहीं, घर आके भी चैन ले पाऊँगा या नहीं। सब चुपचाप अपना डर छुपाते हैं क्योंकि नाज़ीज़ कभी भी आ सकते हैं। मैं चुपके से दुआ करता हूँ, छुप छुप के दुआ करता हूँ कि शायद कभी ज़िंदगी फिर से सेफ़ हो जाए। तो बच्चों आपने देखा ये एक बच्चे ने डायरी लिखी है अ डे इन माई लाइफ के नाम से। सितंबर 1941 में क्या हालात थे, क्या उन पे गुजरती थी, अगर हम वहाँ होते हम भी ऐसा देखते, शायद हम भी ऐसा ही कुछ लिखते। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। वो हाथ जो पालने को झुलाता है वही दुनिया को चलाता है। इसका मतलब है कि मदर्स, औरतें जो अपने बच्चों की परवरिश करती हैं,
वही इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी और दुनिया को भी शेप करती हैं। यानी अगर माँ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वाली हैं तो उनके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ही बनेंगे। लेकिन हिटलर की जर्मनी में ये लाइन एक डेंजरस ट्विस्ट ले लेती है। बच्चों, हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड एंड द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। सर, कल्ट ऑफ मदरहुड का क्या मतलब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नाजी जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता था कि लड़के और लड़कियां बिल्कुल अलग होते हैं। बॉयज़ को सिखाया जाता था स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव और स्टील हार्टेड बनना। गर्ल्स को सिखाया जाता था या कहा जाता था कि उनका काम है गुड मदर्स बनना और प्योर आर्यन बच्चों को बर्थ देना, जन्म देना। सर, तो हिटलर ने वुमेन को रिस्पेक्ट दिया या कंट्रोल किया? हिटलर ने बोला बच्चों, इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। लेकिन रियलिटी ये थी कि सिर्फ आर्यन मदर्स जो रेशियली डिज़ायरेबल थी, जो आर्यन के बच्चों को जन्म दे सकती थी, उन्हें ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। जैसे हॉस्पिटल्स में उनके लिए फेवर्ड ट्रीटमेंट, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, शॉप्स और थिएटर टिकट्स पर डिस्काउंट्स, कंसेशंस और रेलवे फेयर्स में भी भारी छूट दी जाती थी। उनको डिज़ायरेबल रेस को जन्म देने के लिए अवार्ड दिया जाता था ऑनर क्रॉसेस के फॉर्म में। 4 बच्चों पे ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 बच्चों पे सिल्वर एंड 8 या ज़्यादा पे गोल्ड क्रॉस। यानी जो वुमेन रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन जन्म देती थी, उनको हर जगह स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। बच्चों, एक मैंने फन ट्रिक भी दी हुई है आपके स्क्रीन पर, आप याद कर सकते हैं। 4, 6 और 8 को 4 ब्रिंजल, 6 समोसाज एंड 8 गुलाब जामुन्स। ये क्या है सर? बेटा, ब्रिंजल्स बी से शुरू हो रहा है तो बी फॉर ब्रॉन्ज, समोसाज एस से, एस फॉर सिल्वर एंड गुलाब जामुन्स का जी, जी फॉर गोल्ड। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड तो आपको याद रहेगा। तो कौन कौन से थे इसमें, कितने 4, कितने 6 और कितने 8? तो आप ब्रिंजल, समोसा, गुलाब जामुन अगर याद करेंगे तो उसे आप कोरिलेट कर सकते हैं 4, 6, 8 ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड ऑनर क्रॉसेस से। इट्स अ फूडी ट्रिक फॉर यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर, जो आर्यन वुमेन रूल तोड़ती होंगी उनका क्या होता होगा? बच्चों, बहुत बुरा। उन्हें पब्लिकली पनिश किया जाता था। अगर किसी आर्यन लेडी का कांटेक्ट ज्यूज, पोल्स या रशियन से होता तो उनका सर शेव कर दिया जाता, मतलब सर के बालों को काट दिया जाता, उनके फेस को कालिक लगा दी जाती, काला कर दिया जाता और उनके ऊपर एक बोर्ड लटका दिया जाता और बोर्ड लटकाने के बाद उनको परेड भी कराया जाता था। उनके बोर्ड पे लिखा जाता था, आई हैव सलिट द ऑनर ऑफ द नेशन। सलिट मतलब डैमेज्ड द प्योरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इमेजिन करो कितनी इंसल्टिंग बात थी ये। सर, मुझे तो ये सब जानकर बहुत गुस्सा आ रहा है। आना ही चाहिए बच्चों, किसी को भी आएगा, पर आगे ये सोचो कि इतना गलत हो रहा है, समझ भी आ रहा है और गुस्सा भी, पर फिर भी आप कुछ ना कर पाओ तो कितना मजबूर फील होता होगा। आपकी आंखों के सामने एक दिन आपकी मम्मा या आपके सिबलिंग को आपसे या आपको उनसे फोर्सफुली दूर कर दिया जाए, फिर या किसी नई फैमिली में ज़िंदगी बिताने के लिए भेज दिया जाए या उन्हें मारने के लिए गैस चेम्बर्स में, कैसा लगेगा? सोच के ही आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ जाते हैं। ट्रूली सर, बस यही हो रहा था हिटलर के रेशियल डिज़ायरेबल प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टॉपिक है आपके सामने द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। सर, प्रोपागेंडा कैसे यूज़ होता था? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ये तो नाजीज़ का सबसे डेंजरस वेपन था, वो भी किल या मर्डर वर्ड्स यूज़ नहीं करते हुए। इंस्टेड छुपाने के लिए नए शब्द बनाए गए और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द था फाइनल सॉल्यूशन, ज्यूस का मास किलिंग, लेकिन नाम दिया गया फाइनल सॉल्यूशन। यूथनेशिया, डिसेबल्ड लोगों का मर्डर। इवैक्यूएशन, लोगों को गैस चेम्बर्स में भेजना, और गैस चेम्बर्स को बोला जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज विथ फेक शावर हेड्स।
सर लोग इन सबको मान भी लिया करते थे। मीडिया का बहुत पावरफुल यूज़ था बच्चों। पोस्टर्स, स्लोगन्स, लीफलेट्स, फिल्म्स, रेडियो, सब तरीक़ों से ज्यूस को रैट्स और वर्मिन के रूप में दिखाया जाता था। फिल्म्स जैसे द इटर्नल ज्यू बनाई गई जिसमें ज्यूस को मॉन्स्टर्स की तरह पोर्ट्रे किया गया। सोशलिस्ट और लिबरल्स को वीक और फॉरेन एजेंट्स बताया गया। सर तो बेसिकली उन्होंने लोगों के दिमाग मैनिपुलेट कर दिए थे। बिल्कुल बेटा। नाजिज्म प्लेड विथ इमोशंस, हेट्रेड, एंगर, फियर, सबको ज्यूज और अनडिजायरेबल ग्रुप्स पर डंप कर दिया। ये प्रोपागेंडा एक साइकोलॉजिकल वेपन, मेंटल एफिकेसी को हिट करने वाले वेपन के रूप में था जो पूरी सोसाइटी को पॉइजन करके चला गया। अब स्क्रीन पर सोर्स ई में बच्चों, हिटलर ने वुमेन को बोला कि उनका काम मेन की दुनिया में इंटरफेयर करना नहीं है। मेन बैटलफील्ड पर करेज देते हैं तो वुमेन अपनी सेल्फ सेक्रीफाइस, दर्द और सफरिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करती हैं। हर एक चाइल्ड बर्थ को उन्होंने एक बैटल बताया जो अपने पीपल के एग्जिस्टेंस के लिए लड़ी जाती थी। सोर्स एफ में हिटलर कहते हैं कि वुमेन एक स्टेबल एलिमेंट है जो रेस को बचा सकती है। उनको सेंस होता है कि रेस में ख़त्म ना हो क्योंकि डायरेक्टली उनके बच्चे ही सफ़र करेंगे। इसीलिए नाजीज़ ने वुमेन को भी रेशियल स्ट्रगल में इंक्लूड किया जैसे नेचर और गॉड ने डिसाइड किया हो। मतलब वुमेन के ये रोल फिक्स्ड हों नेचुरल लॉ और गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज अ ज्यूइश वुमेन और एज अ नॉन ज्यूइश वुमेन एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि कैसा आप हिटलर के आइडियाज़ को लेके रिएक्ट करेंगे। तो पहला, एज अ ज्यूइश वुमेन मैं बहुत डर और गुस्सा फील करती क्योंकि हिटलर के लॉज सिर्फ मेरी कम्युनिटी को हर्ट और डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं बने थे। बच्चे, फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को पब्लिक में इंसल्ट या डिपोर्ट होते देख कर मेरा मन बिल्कुल हेल्पलेस और फ्यूचर के लिए मैं एंशियस हो जाती। मैं अपने फैमिली को बचाने की कोशिश करती, अपनी आइडेंटिटी छुपाने का ट्राई करती और बस परसिक्यूशन मतलब जुल्म से बचे रहने की उम्मीद करती। अब एज अ नॉन ज्यूइश जर्मन वुमेन मुझे भी प्रेशर फील होता है कि मैं हिटलर के रूल्स को फॉलो करूं या नहीं, क्योंकि प्रोपागेंडा बार बार वुमेन को आर्यन रेस की मदर्स के रूप में ग्लोरीफाई कर रहा था। कुछ वुमेन इसको सिंसियरली एक्सेप्ट भी कर लेती होंगी पर दूसरी को लगता था कि वो एक ट्रैप में फंस रही हैं, सिर्फ डोमेस्टिक और रिप्रोडक्टिव रोल्स में कन्फाइंड होकर। ओवरऑल उन्हें दिखाया जाता था कि उनका रोल भी एक रेशियल स्ट्रगल का पार्ट है जिससे उनकी फ्रीडम और पर्सनल चॉइस बहुत लिमिट हो गई थी। सिंपल शब्दों में बच्चों, ज्यूइश वुमेन को सर्वाइवल के लिए कांस्टेंट फियर था और नॉन ज्यूइश जर्मन वुमेन को प्रोपागेंडा के प्रेशर और लिमिटेड फ्रीडम का बर्डन था। बच्चों अब आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिगर है, फिगर नंबर 28। ये एक नाजी प्रोपागेंडा पोस्टर था जिसमें ज्यूस को ग्रीडी, लालची और क्रिमिनल दिखाया गया। पोस्टर ये मैसेज देता था कि ज्यूस सिर्फ पैसे को वर्शिप करते हैं और डिसऑनेस्ट बेईमान होते हैं जो वेल्थ इकट्ठा करने के लिए क्राइम्स तक करते हैं। ऐसे पोस्टर्स को यूज़ करके नाजीज ने ऑर्डिनरी जर्मन्स के दिमाग में ज्यूस के लिए नफ़रत और डर भर दिया ताकि उनके डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस जस्टिफाई हो सके। ये बताता है कि प्रोपागेंडा का यूज़ करके कैसे पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इसके बाद एक एक्टिविटी भी दी हुई है बच्चों सामने स्क्रीन पर। ये पोस्टर ज्यूस को लालची और बेईमान दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये सजेस्ट करता था कि वो पैसा पाने के लिए क्राइम्स करते हैं। इसका मेन एम था लोगों में फियर और हेट्रेड क्रिएट करना ज्यूस के अगेंस्ट और उनके परसिक्यूशन मतलब जुल्म और अत्याचार को जस्टिफाई करना। आगे स्क्रीन पर बच्चों फिगर 29 है। ये लीफलेट है और जो दिखाता है कि नाजीज ने पेजेंट्स मतलब किसानों को टारगेट कैसे किया, उनको बेनिफिट्स देने का प्रॉमिस किया और अपने आप को रूरल लाइफ के प्रोटेक्टर्स, गांव की ज़िंदगी के रक्षक के रूप में प्रोजेक्ट किया ताकि उनका भी उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि आप सबको पता ही है कि किसी भी देश में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत मायने रखती है। फिगर 30 में बच्चों ये पोस्टर वर्कर्स मज़दूरों को अट्रैक्ट करता है। इसमें हिटलर को एक फ्रंट लाइन सोल्जर और हीरो के रूप में दिखाया गया है जिससे वर्कर्स को लगे कि हिटलर उनकी स्ट्रगल को समझता है। पोस्टर उन्हें इनकरेज करता है कि वो हिटलर को वोट दें और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में एक्सेप्ट करें और विजयी बनाएं।
अब फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, व्हाट द फिगर्स 29-30 टेल्स अस। नाजी प्रोपेगेंडा हर सोसाइटी के ग्रुप के लिए केयरफुली डिज़ाइन किया गया था। इमेजेस, स्लोगन्स और प्रोमिसेस यूज़ करके उनके इंटरेस्ट और इमोशंस को टारगेट किया जा रहा था, फैक्ट्स को नहीं। हिटलर और नाजी पार्टी को हीरोज़ के रूप में दिखाया गया जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाउ नाजीज ट्राइड टू मोबिलाइज डिफरेंट सेक्शंस, फिगर 29। प्रोटेक्शन, लैंड और स्टेबिलिटी का प्रॉमिस किया, उनके रूरल कंसर्न्स को अपील करके सपोर्ट जीता। वर्कर्स, फिगर 30। हिटलर को फ्रंटलाइन सोल्जर और स्ट्रगल का चैंपियन दिखाया ताकि उनका ट्रस्ट और वोट्स भी मिल सके। ओवरऑल बच्चों, प्रोपेगेंडा ने सोसाइटी में लॉयल्टी और सपोर्ट क्रिएट किया और लोगों को नाजी आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए रेडी किया। अब बच्चों, डेट्स और इवेंट्स को एक फ़नी ट्रिक के तौर पे आप कैसे याद कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक शॉर्ट फॉर्म जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑलवेज, नेवर जंप, जस्ट स्टॉप, जस्ट जंप, डोंट जंप मैडली। बच्चों ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोट्स में मिल जाएगा जहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ सुनने के लिए, ऑलवेज, नेवर जंप, जस्ट स्टॉप, जस्ट जंप, डोंट जंप मैडली। तो बेटा इन सब का पहला लेटर ANJJSJJDJM जो बताता है अगस्त, नवंबर, जून, सितंबर, जून, दिसंबर, जैन में, है ना। अब ये क्या है, ये आपके मंथ्स तक आपको पहुंचा दिया मैंने। अब इनमें आपको डेट्स फिल करनी है। अगस्त 1, 1914 क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, जर्मनी एंटर्स वॉर। नवंबर 9, 1918 जर्मनी सरेंडर्स एंड वेमर रिपब्लिक स्टार्ट्स। तो पूरा सीक्वेंस आपके सामने है। इसको मैं एक फ़नी स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते चलिएगा साथ साथ। अगस्त में जर्मनी ने बोला चलो फाइट शुरू करते हैं 1914। फिर नवंबर ने जर्मनी को कहा अरे यार सरेंडर करते हैं और नई रिपब्लिक बना लेते हैं 1918। नेक्स्ट जून में ट्रीटी आई, जर्मनी को फाइन लग गया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फाइन। वर्साइले ट्रीटी 1919। जनवरी 1933 में हिटलर बोले अब मैं बॉस हूँ, सब मेरी सुनेंगे। सितंबर 1939 में पोलैंड से फाइट स्टार्ट, फिर से वॉर का ड्रामा। नेक्स्ट जून 1941 सोवियत यूनियन पे अटैक और एक दिन बाद ज्यूज के लिए सैड स्टोरी शुरू। दिसंबर 1941 में यूएसए बोले एनफ, हम भी आ रहे हैं फाइट में। एंड जनवरी 1945 फाइनली ऑस्विच फ्री हुआ। मई 1945 में जर्मनी ने बोला छोड़ो हम सरेंडर करते हैं, हिटलर के सुसाइड करने के बाद। था ना फनी बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोट सेक्शन में आपको ये मिलेगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर तक पहुँच रहे हैं बच्चों। इसके 2 सेक्शंस भी हैं तो हम क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बच्चों आज हम बात करेंगे कैसे ऑर्डिनरी जर्मन्स रिएक्ट करते थे नाजी रजीम के अंडर और होलोकास्ट के हॉरर्स के बारे में। सर क्या सब जर्मन्स नाजीज को सपोर्ट करते थे? नहीं बच्चों, देखो कुछ लोगों ने एक्टिवली रजिस्ट किया जैसे पास्टर नियमलर, लेकिन ज़्यादातर जर्मन्स पैसिव स्पेक्टेटर्स ही थे। नाजी लैंग्वेज और थिंकिंग में ये सोचते थे जब कोई जीविस या अनडिज़ायरेबल दिखता तो लोगों के अंडर हेट्रेट और एंगर सर्ज होता। वो हाउसेस मार्क करते या सस्पिशियस नेबर्स रिपोर्ट करते थे। काफ़ी लोगों ने जेन्युइनली बिलीव किया कि नाजिज़म प्रॉस्पेरिटी लाएगा। मतलब सर लोग बस अपनी सेफ्टी के लिए चुप रहे। एग्जैक्टली बच्चों, पास्टर न्यूमलर ने इसकी शिकायत की। उन्होंने लिखा है फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, देन दे केम फॉर द ज्यूज़, देन व्हेन दे केम फॉर मी देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। कि पहले जब वो कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए आए बाकी सब और हम सब चुप रहे। फिर जब वो ज्यूज़ को ढूंढते हुए आए अगेन कम्युनिस्ट जा चुके थे, ज्यूज़ को वो ले जा रहे थे, बाकी बचे हुए हम थे जो चुप रहे। और फिर जब वो हमको लेने आए, मतलब मुझको भी लेने आए, तो अब तो ऐसा कोई बचा ही नहीं था जिसको मैं सोच भी पाऊँ कि वो मेरे लिए खड़ा हो। अब मेरे लिए भी कोई नहीं था, तो हमने चुप रह के बहुत बड़ी गलती की थी। अब आपके सामने अगेन एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स 1 है जिसको समझना होगा। इसमें लॉरेंस रीस ने कुछ जर्मन्स को इंटरव्यू किया
उनके लाइफ अंडर नाजीज़ के बारे में पूछा। एक टीनेजर एरना क्रांस ने 1930s के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने याद किया कि नाजी पीरियड एक होपफुल टाइम लगता था, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि जर्मन रिकवर कर रहा था। सैलरीज बढ़ रही थी और कंट्री में प्रॉस्पर और स्टेबिलिटी वापस दिखाई दे रही थी। अर्ना के लिए पर्सनली ये अच्छा टाइम था और उसे चेंजेस पसंद आए। ये शो करता है कि जब नाजी पॉलिसीज़ ने बहुत लोगों को हार्म किया, कुछ ऑर्डिनरी जर्मन्स ने बेनिफिट भी फील किया या इसके पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी देखे। इसलिए काफ़ी लोगों ने विक्टिम्स के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाया। इसके बाद एक एक्टिविटी पूछी गई है। एर्ना क्रांस कहती हैं, आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, मतलब ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था और सबके लिए सेम नहीं हो सकता। उनका ओपिनियन ये दिखाता है कि कुछ ऑर्डिनरी जर्मन्स ने नाजीज़ को सपोर्ट या एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी और स्टेबिलिटी का फ़ायदा देखा या महसूस किया। इस वजह से हिटलर के सपोर्टर्स भी जर्मनी में काफ़ी हुए। यानी हर किसी का एक्सपीरियंस अलग था, कुछ को बेनिफिट मिला तो कुछ को सफ़र भी करना पड़ा। अब यहाँ पे बच्चों दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं। फिगर 31 बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी लोग भी नाजी रूल के टाइम में कैसे रिएक्ट करते थे और कैसे करेज और सॉलिडारिटी, एकता दिखाते थे। सर ये कैसे एग्जाम्पल है? देखो, पहला एग्जाम्पल है फिगर 31 वॉरसेव घेटो के लोगों के बारे में। सर ये लोग क्या कर रहे थे इसमें? ये लोग जानते थे कि नाजीज़ सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट को मिल्क कैंस और दूसरे कंटेनर्स में इन्होंने रखा और 1943 में सेलर्स, मतलब ज़मीन के नीचे जो बेसमेंट वाले कमरे होते हैं, उनमें दफना दिया, बरी कर दिया। वॉर के बाद क्या हुआ होगा सर? 1950 में बच्चों, इतने सालों बाद एक कैन डिस्कवर हुआ जो हमें वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एविडेंस देता है, जो आपके सामने पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये दिखाता है कि घेटो के लोग ब्रेव और फॉरवर्ड थिंकिंग वाले थे और उन्होंने इन एविडेंसेस को छुपाने के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क में डाली होगी ताकि हिस्ट्री प्रिजर्व हो सके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फिगर 32 में डैनिश रेस्क्यू बोट। सर ये बोट क्यों यूज़ की गई? डैनिश लोग सीक्रेटली ज्यूस को नाजी ऑक्यूपाइड जर्मनी से स्वीडन, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री थी, वहाँ पे ले जा रहे थे। ये एक क्लैंडस्टाइन सीक्रेट छुपा हुआ ऑपरेशन था जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। मतलब ऑर्डिनरी पीपल भी नाजी के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते थे। बिल्कुल बच्चे, इस एफर्ट से थाउजेंड्स ऑफ लाइफ बचाई गई और ये दिखाता है कि रेजिस्टेंस, विरोध, अपोज करना और सॉलिडारिटी, एकजुट रहना पॉसिबल है, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा हो। तो बच्चों दोनों एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाते हैं, वॉरसो घेटो में लोग हिस्ट्री प्रिजर्व कर रहे थे करेज और फोरसाइट के एग्जाम्पल के तौर पे, और डेनमार्क में ऑर्डिनरी सिटीजन्स ज्यूस को बचा रहे थे रेजिस्टेंस और सॉलिडारिटी के एग्जाम्पल के रूप में। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट, जीत है बहादुरी की। यहाँ लोगों ने अपना डर फेस किया और ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड किया। इसी में बच्चों अब हम बात करते हैं ज्यूस के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स की। सर लोगों को इतना साइकोलॉजिकल टॉर्चर कैसे हुआ होगा? शार्लोट बर्ट ने सीक्रेटली लोगों के ड्रीम्स को रिकॉर्ड किया बच्चों, और उसकी एक किताब भी पब्लिश की, द थर्ड रिक ऑफ ड्रीम्स। ज्यूस अपने आप को नाजी स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से इमेजिन करने लगे, जैसे हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर और ब्लैक आइज, ज्यूइश बॉडी मूवमेंट्स और लुक्स। ये स्टीरियोटाइप्स जो नाजी प्रेस और प्रोपागेंडा ने बार बार दिखाए गए, वो ज्यूस को इवन ड्रीम्स में भी हॉन्ट करते थे बच्चों। सर मतलब ये मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल बेटा, ये उनको साइकोलॉजिकली वीक और टेरराइज करता था। पहले ही आइडेंटिटी और डिग्निटी खत्म हो रही थी। गैस चैम्बर तक जाने से पहले उनको कॉन्स्टेंटली लगता था कि दुनिया उनके अगेंस्ट है। सर इसके और भी एग्जाम्पल्स है क्या? ज्यूस के घेटोज में लोग स्टारवेशन और डिजीज से स्ट्रगल करते थे बच्चों। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का डिसअपीयरेंस या डिपोर्टेशन उन्हें ट्रॉमेटाइज बहुत ज़्यादा लेवल पे करता था। सोसाइटी में उनकी मोबिलिटी और फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। और तो और इस साइकोलॉजिकल हॉरर को विराट ने डॉक्यूमेंट किया, जिसे हम हॉलोकॉस्ट का इमोशनल
और मेंटल इम्पैक्ट को समझ पाते हैं। अब स्क्रीन पर हिटलर के लिए लिखा गया महात्मा गांधी जी का एक पत्र है बच्चों, एक लेटर है। समझते हैं उनके व्यूज़ हिटलर के बारे में, उनके रिक्वेस्ट हिटलर को। बॉक्स 2, गांधीज लेटर्स टू हिटलर। बच्चों, गांधी जी ने हिटलर को डियर फ्रेंड कहते हुए एक लेटर लिखा था। सर, गांधी जी को हेजिटेट हो रहा था क्या उनको लिखने में, इसलिए उन्होंने डियर फ्रेंड का इस्तेमाल किया? बेटा, गांधी जी को डेफिनेटली इस बात का डर ज़रूर होगा कि कहीं हिटलर इस ग्रीटिंग को अगर अच्छे शब्दों में वो नहीं लिखेंगे तो इम्पर्टिनेंट या बदतमीज़ी ना समझ लें। लेकिन मॉरल ड्यूटी की वजह से उन्होंने लेटर को बहुत ही पोलाइटली फॉर्म में लिखने की कोशिश की। लेटर में गांधी जी ने क्या कहा सर? हाँ बेटा, गांधी जी ने कहा कि हिटलर के पास पावर है एक ऐसी वॉर रोकने की जो ह्यूमैनिटी, मानवता को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उन्होंने हिटलर से पूछा उस पत्र में, क्या वो ग्लोबल सफरिंग, पूरी दुनिया का दुख रिस्क करने को रेडी हैं अपने पर्सनल या पॉलिटिकल गोल्स के लिए? गांधी जी ने अपनी सक्सेस विथ नॉन वायलेंस का एग्जाम्पल दिया और सजेस्ट किया कि वॉर के अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। लेटर में गांधी जी का फेथ, उनका विश्वास ह्यूमैनिटी को लेकर के, मोरालिटी को और पीस को लेकर साफ दिखाई दे रहा था। आगे बच्चों, बॉक्स 3 में हम देखेंगे गांधी जीज ऑन नॉन वायलेंस वर्सेस हिटलर। अब बॉक्स नंबर 3 में देखो बच्चों, गांधी जी ने नॉन वायलेंस के पावर के बारे में लिखा है। स्टूडेंट, आगे बच्चों बॉक्स 3 में हम देखेंगे गांधी जी का एक और पत्र टुवर्ड्स नॉन वायलेंस फॉर हिटलर। अब बॉक्स नंबर 3 में देखिए बच्चों, गांधी जी ने जो पत्र लिखा नॉन वायलेंस के बारे में हिटलर को। गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि नॉन वायलेंट एक्शन डू और डाई है, लेकिन किसी को हार्म या किल नहीं करता, अनलाइक वॉर जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है। और हिटलर के लिए क्या मैसेज था इसमें? गांधी जी ने कहा कि वायलेंस मोनोपोली नहीं है, अगर ब्रिटेन यूज़ नहीं करेगा तो कोई और पावर सुपीरियर मेथड से हिटलर को डिफीट करने की पूरी कोशिश कर सकती है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हिटलर का लेगेसी क्रूएल है और इसे कोई प्राइड नहीं मिलता, इससे कोई भी महानता की फीलिंग नहीं आती। गांधी जी ने ह्यूमैनिटी के नाम पे अपील किया कि हिटलर को वॉर को रोक देना चाहिए और नॉन वायलेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करना चाहिए। लेटर में गांधी जी का फेथ, मॉरल पावर, रीज़न और यूनिवर्सल पोटेंशियल ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सर, तो क्या हिटलर ने वॉर को नहीं रोका? उन्होंने गांधी जी की बात को क्या कहकर नहीं माना? बच्चों, हिटलर ने गांधी जी के सारे लेटर्स को कंप्लीटली इग्नोर, नज़रअंदाज कर दिया। उनका कभी भी गांधी जी को कोई जवाब नहीं आया और अपने एग्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के प्लान्स को ही उन्होंने कंटिन्यू किया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिटलर ने गांधी जी को सीरियसली इसने नहीं लिया क्योंकि वो वॉयलेंस मतलब कि हिंसा और कॉन्केस्ट, जीत के जज्बे में बिलीव करते थे, मॉरल परसुएशन, नैतिक समझ में नहीं। सो सैड ना सर? यस इट इज़ बेटा। तो बच्चों, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस सिर्फ सिलेबस में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी बहुत है। आपके सामने हिटलर का एक बहुत फेमस कोट स्क्रीन पर है, आई हैव नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड टू मेक मैन बेटर बट टू मेक यूज़ ऑफ देयर वीकनेसेस। सी, कितना एम्बिशियस और एग्रेसिव सोच थी इनकी। हमें इस चैप्टर से, हिटलर के एग्जाम्पल से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लाइफ में किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे कंट्री में, बहुत से कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में। हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ के डिसीजंस, कंट्री के बेनिफिट में डिसीजंस लेने चाहिए। चंद लाइनों से बच्चों इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। हिस्ट्री टेल्स ऑफ करेज एंड फियर, ऑफ वॉइसेस साइलेंस दैट वी मस्ट हियर,
Remember the past, the pain and strife, stand for humanity, protect every life. When injustice knocks and cruelty calls, let compassion rise and silence falls.